हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 5 लीगल रीजनिंग। इजी स्टडी नोट्स मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, एंड आप लोग अगर ये करोगे, इस स्टडी नोट से करोगे, तो आपका जो है पूरा इजीली ये चैप्टर हो जाएगा। ये चैप्टर जो है ना हम लोग दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट में हम लोग सारे लीगल टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लीगल टर्मिनोलॉजीज सीखेंगे, लीगल फ्रेज सीखेंगे, लीगल टर्मिनोलॉजीज मैक्सिम सीखेंगे। एंड सेकेंड क्लास में हम लोग लीगल रीजनिंग करेंगे। इन लीगल मैक्सिम्स को हम लोग कैसे लीगल रीजनिंग में अप्लाई करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सर एक ही क्लास में करवा दो ना। एक क्लास में इसलिए नहीं करा रहा हूँ सो दैट आपको पहले क्लास में सबसे पहले अच्छे से समझ में आ जाए कि ये लीगल टर्मिनोलॉजीज मैक्सिम्स का मतलब क्या होता है। एंड ये आप घर पे बैठ के एक बार रिवाइज कर लो एंड देन नेक्स्ट डे यू डू योर लीगल रीजनिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये कंप्लीट वीडियो रहेगा आपका। मतलब ऐसा नहीं करना होगा कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ जाए, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते कि सर ये जो लीगल रीजनिंग इजी स्टडी नोट्स ये है, ये तो समझ में आता है सर, लेकिन ये बताओ कि लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैक्सिम्स मतलब क्या होता है। लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैक्सिम्स का क्या मतलब होता है? लीगल टर्मिनोलॉजीज एंड मैक्सिम्स का मतलब होता है लीगल टर्म्स एंड लीगल फ्रेजेस जो हम लोग यूज करते हैं इन आवर लीगल इंटरप्रिटेशन। जब भी हम लोग कोई लीगल चीज पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉ, अब लॉ में तो बहुत कुछ आता है। कंपनी लॉ आ जाता है, फिर क्रिमिनल लॉ आ जाता है, सिविल लॉ आ जाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, पेनल कोड आ जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारा लॉ आ जाता है। उन सारे लॉ में ना बहुत प्रकार के मैक्सिम्स एंड लीगल टर्मिनोलॉजीज है जो आपको यहीं पे सीख लेना है, सो दैट एग्जीक्यूटिव में जब आप चले जाओगे वहाँ पे आपको वो इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, समझना एक चीज़ बहुत अच्छे से, ये सारे ना ऑफन लैटिन में लिखा होता है। लैटिन में लिखा होता है। सर लैटिन क्यों? सर संस्कृत में क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि भाई मेरे, मैं तुमको समझाता हूँ, ये जो लैटिन भाषा है ना, ये यूरोप का भाषा है। यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा लीगल स्कॉलर्स जो बने ना, लीगल स्कॉलर्स, वो लैटिन भाषा इस्तेमाल करते थे। एंड सिर्फ लैटिन ही, आपको फ्रेंच भी देखने को मिलेगा। फ्रेंच भी यहाँ पे, थोड़ा बहुत फ्रेंच, लेकिन ज्यादातर लैटिन देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। इसी कारणवश, एंड ओनली बिकॉज वी आर फॉलोइंग द लॉस दैट आर ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड इन यूरोप। समझ में आ रहा है? इन्वेंटेड या फिर लागू करना कह लो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा सर, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब हिंदुस्तान में ये सारे लॉ बने नहीं थे क्या? अभी हिंदुस्तान को आज़ादी ही मिला कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले। तो अब तक तो कोई लॉ वगैरह जो अभी तो फिलहाल जो है वो लोग नए, जैसे कि आपको पता होगा सिविल, जो पहले हमारा सिविल प्रोसीजर कोड था वो हटा दिया गया है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था वो हटा दिया गया है। फिर एविडेंस के से रिलेटेड जो लॉस थे वो हटा दिया गया है। तो ये सारे दिया गया है। क्यों हटाया दिया गया है सर? क्योंकि ये सारे जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इरिलेवेंट बन चुके थे। एंड ये सारे जो लॉस थे ना, ये ब्रिटिश राज का लॉस थे। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश राज का लॉ थे ये सब। अब जो हम लोगों ने बनाया वो है भारतीय भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यह है क्रिमिनल लॉ का, इसको रिप्लेस करके BNSS आया। फिर सिविल लॉ को रिप्लेस करके आया BNS, जो कि भारतीय न्याय संहिता है। तो ये धीरे धीरे जो है ये चेंजेस आ रहे हैं। इसको ओवर टाइम जो है और बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, लेकिन इट इज़ जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो कम्प्लीटली यूरोपियन ड्रिवन जुडिशियल सिस्टम है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो जजेस वगैरह बैठते हैं एंड या फिर कोर्ट का जो प्रोसीडिंग चलता है वो पूरा कम्प्लीटली यूरोपियन स्टाइल का चलता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपको जानना होगा। धीरे धीरे चीज़ें जो है वो चेंज होंगे, इतना जल्दी चेंज होना पॉसिबल नहीं है। एंड डेफिनेटली जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होता है आपका जुडिशियल चेंजेस, जुडिशियल रिफॉर्म, वो धीरे धीरे आएगा। एंड जुडिशियल रिफॉर्म आज के डेट में लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लीगल टर्मिनोलॉजी से एंड लीगल मैक्सिम से। सबसे पहला मैक्सिम जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अप्रायर। सबसे पहले अप्रायर। अप्रायर का मतलब होता है टू यूज लॉजिक, टू यूज लॉजिक एंड रीजनिंग टू प्रिडिक्ट द आउटकम।
आउटकम क्या होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए तुम अपने लॉजिक को इस्तेमाल करते हो, रीजनिंग को इस्तेमाल करते हो, इसी का मतलब होता है अ प्रायर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ, देखो, प्रिडिक्टिंग समथिंग विच हैपन बेस्ड ऑन एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। तुम कुछ तुम कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्टिंग समथिंग विल हैपन बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। अब तुम ये जो तुम्हारा लॉजिक लगाते हो, रीजनिंग लगाते हो, ये लॉजिक एंड रीजनिंग जो लगाते हो, ये दिमाग जो तुम लगाते हो, किस बेसिस पे लगाते हो? अंधाधुंध दिमाग चलाते हो क्या? नहीं ना। जो स्टैब्लिश्ड, बेस्ड ऑन स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल, तो तुम किसी स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल को लेकर ही तो सोचते हो, राइट? तुम सोचते हो कि ये ऐसा हो सकता था, क्योंकि ऐसा होता आ रहा है, इसलिए तुमने सोचा कि ऐसा हो सकता है। तुम अपने लॉजिक को यूज करते हो, रीजनिंग को यूज करते हो किसी भी आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए। उसी का मतलब होता है अ प्रायर। नेक्स्ट आता है अब इनिशियो। अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब ये जो फ्रेज है ना, ये तुम कहीं पर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने अच्छा एग्जाम्पल दिया है वो है कॉन्ट्रैक्ट्स विथ माइनर। ये तुमको पता होना चाहिए कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो वॉइड है, ठीक है? वो वॉइड है। वो क्या होता है? वॉइड होता है। वॉइड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, कैंसिल। क्यों कैंसिल सर? क्यों कैंसिल? क्योंकि माइनर के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर तुमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पकड़ ले, कर लिया तूने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये माना जाता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज अब इनिशियो, इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कैंसिल है फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका कोई मान्यता नहीं मिलेगा। इफ समथिंग इज वॉइड अब इनिशियो, वॉइड मतलब कैंसिल, अब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, इट वॉज नेवर वैलिड लीगली राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ये वैलिड था ही नहीं, स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर। क्या ये समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे हम लोग। ओके, एब्सोल्यूट, पढ़ो मेरे साथ। एब्सोल्यूट सेंटेंसिया एक्सपोसिटो नॉन इंडिजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अ क्लियर सेंटेंस नीड नो इंटरप्रिटेशन। अगर क्लियरली लॉ में लिखा है कुछ भी, तो उसका कोई अलग इंटरप्रिटेशन निकालना जरूरी नहीं है। अ क्लियर सेंटेंस नीड्स नो इंटरप्रिटेशन, प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। यही है इसका मतलब। If a law or contract is written very, very clearly, you do not need to look for hidden meanings. Just read it as it is. Keep the things simple, bro. क्या समझ में आ रहा है? आगे देखेंगे। फिर है एक्टियो मिक्सटा मतलब मिक्स एक्शन। किसी प्रकार के लॉ सूट में पकड़ लो, किसी प्रकार के लॉ सूट में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, जैसे कि सिविल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस क्रिमिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को कहा जाता है मिक्स्ड एक्शन। तुम जो लॉ सूट फाइल किया ना, उस लॉ सूट में तुमने सिविल एक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, क्रिमिनल एक्शन के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। समझ में आ रहा है? देखो भाई मेरे, मिक्स्ड एक्शन, अ लॉ सूट दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल एक्शन, फॉर एग्जाम्पल सिविल एंड क्रिमिनल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्रॉड। किसी ने अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड किया तो दो चीज होगा। पहला चीज तो ये कि फाइनेंशियल लॉस होगा तुमको, जो कि एक सिविल मैटर होता है। दूसरा चीज यह है कि एक क्रिमिनल रॉन्ग होता है, डूइंग हार्म टू द सोसाइटी, क्योंकि तुम्हारे साथ अगर फ्रॉड हुआ तो ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये सोसाइटी के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट आता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ये क्रिमिनल रॉन्ग है। ये क्या है? क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग में सिर्फ ये डिफरेंस है, सिविल रॉन्ग तभी हम लोग कहते हैं जब किसी भी इंडिविजुअल को पर्सनल रॉन्ग होता है, किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल हार्म होता है, किसी भी इंडिविजुअल का, यहां देख, किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल हार्म होता है, तब हम लोग कहते हैं सिविल रॉन्ग हुआ है। और किसी भी इंडिविजुअल के कारण, इंडिविजुअल के साथ हार्म हुआ है जो कि सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डालता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। पकड़ लो, मर्डर, रेप, ठीक है, डकॉइटी, ये सारा।
क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअल मिक्स्डा मतलब इस प्रकार के लॉ सूट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में दो दो प्रकार के या फिर उससे ज्यादा भी एक्शंस लेने का रिक्वेस्ट डाल रखा है। मिक्स्ड एक्शन, a lawsuit that has the characteristics of different types of legal actions. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत ही ब्यूटिफुल एक्टियो पर्सोना, देखो एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटोर कम पर्सोना, एक्टियो पर्सोनालिस मोरिटोर कम पर्सोना। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो होता है अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन। किसी भी इंसान का जो पर्सनल राइट होता है वो उसी के साथ मर जाता है। अगर वो मर गया तो उसका राइट मर गया। समवन डाइज, इफ समवन डाइज एंड देयर लीगल क्लेम्स और लाइबिलिटीज एंड विद देम। ठीक है, अगर कोई मरता है उनका जो लीगल लाइबिलिटी है, लीगल क्लेम है, वो भी उनके साथ मर जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे ये फार्मर्स देखते हो ना तुम, फार्मर्स का इंडिया में फार्मर्स का मैक्सिमम जो सुसाइड होता है, सुसाइड वो क्यों होता है? वो क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी आ जाता है। अब तो हालत बहुत सुधर चुका है, मतलब 90% हालत सुधर चुका है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। उनको कह रहा है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग हैं तुमको है मदद करने के लिए। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट 90% हालत सुधर चुका है। बाकी जो है वो तो देखो, सिर्फ फार्मर्स नहीं मरते, लोन के चक्कर में तो भैया जो इंडिविजुअल इंसान है वो भी मर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी इंसान अगर पकड़ लो लोन वोन के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, अगर वो सुसाइड कर ले तो उनके साथ क्या चला जाता है? उनका लाइबिलिटी भी चला जाता है। इसीलिए वो ये ऑप्शन चूज करते हैं टू 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 सुसाइड, टू डाई, सो दैट उन्हीं के साथ उनके राइट्स एंड लाइबिलिटीज सब मर जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? समवन हु डाइज एंड द लीगल क्लेम्स और लाइबिलिटीज एंड विद देमसेल्फ। क्या ये समझ में आ रहा है? समवन डाइज, देयर लीगल क्लेम्स और लाइबिलिटीज एंड विद देम। ओके, फिर देखो एक्शनेबल पर से। क्या बताओ? एक्शनेबल पर से मतलब द एक्ट इटसेल्फ इज पनिशेबल, नो नीड टू प्रूव एक्चुअल डैमेज ऑकर्ड। तुमने ऐसा काम किया है जो पनिशेबल काम है, डैमेजेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको कहता हूँ ट्रेस पासिंग जो है एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल है फॉर एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल पर से ट्रेस पासिंग मतलब क्या होता है कि किसी का भी अगर प्राइवेट लैंड हो, किसी का भी अगर प्राइवेट लैंड हो, प्राइवेट क्या हो? लैंड हो, और तुम उस लैंड के ऊपर लिखा है प्राइवेट लैंड ट्रेस पासिंग विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड या फिर ट्रेस पासर्स विल बी फाइन 10,000 रुपीज, ऐसे अगर लिखा है तो तुमने अगर ट्रेस पास किया उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, तुमने आ गए, तुम उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी के उनके परमिशन के बिना अगर तुम उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंट्री ले लिए तो तुमको फाइन भरना पड़ सकता है ₹10,000, अगर लिखा है वहाँ पे, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो। अब तुम कोर्ट में अपना दलील दोगे कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कोई डैमेज तो हुआ ही नहीं सर, मैं तो सिर्फ ऐसे ही एंटर किया था उनके प्रॉपर्टी पे। याद रखना वहाँ पे कोर्ट साहब, जज साहब कहेगा एक्शनेबल पर से मतलब द एक्ट इटसेल्फ इज पनिशेबल, नो नीड टू प्रूव एक्चुअल डैमेज। डैमेज हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुमने काम किया, प्राइवेट लैंड पे तुमने एंट्री लिया विदाउट परमिशन, वही काम जो है वो पनिशेबल है। फिर एक्टस क्यूरे नेमिनम, क्या बताओ? एमिनम नहीं, नेमिनम, ठीक है, याद रखना। एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रावाबिट, एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रावाबिट, इसका मतलब क्या होता है? एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रीजुडिस नो वन। प्रीजुडिस का मतलब होता है हार्म नो वन। कोर्ट का जो एक्ट होता है वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं होता है, केवल एंड केवल जस्टिस के लिए होता है। इस बात का ध्यान रखना। जो जस्टिस डिजर्व करते हैं, जो जस्टिस डिजर्व करते हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए। किसी को भी हार्म करने के लिए कोर्ट का जजमेंट नहीं आ सकता। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, वो जो डिफेंडेंट होगा, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आएगा, उसको 1 साल के लिए जो जेल में घुसा दी, उसका तो हार्म हुआ ना सर? हार्म हुआ, ठीक है, लेकिन जस्टिस तो नहीं टूटा। मेन बात यह है कि जिनको जस्टिस मिलना चाहिए, जो जस्टिस के हकदार है, जो न्याय के हकदार है, उनके साथ किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए।
इफ द कोर्ट मेक्स अ मिस्टेक और कॉज अ डिले, अ पार्टी शुडंट सफर अनजस्टली बिकॉज ऑफ इट। अगर कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ या फिर डिले हो गया, पकड़ लो जजमेंट देने में, किसी प्रकार का डिले हो सकता है जिसके कारणवश कोई पार्टी को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है पार्टी सफ़र नहीं करेगा उसके कारणवश। पार्टी शुड नॉट सफ़र, ये कोर्ट का नियम है, ये लॉ का नियम है। समझ में आ रहा है? ये नियम डायरेक्ट करता है कोर्ट के जजेस को कि भैया तुम्हारा मिस्टेक के लिए कोई सफ़र नहीं कर सकता। क्या समझ में आ रहा है? अगर सफ़र किए, अब तुम पूछोगे सर क्या कोई सफ़र नहीं करते क्या? सफ़र तो सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, अब क्या कर सकते हैं? सफ़र तो करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या दिया जाता है? कंपेंसेशन। गलती तो कोर्ट से भी होता है ना भाई मेरे, जैसे कि जो हाल फिलहाल का मैं तुमको गलती बताऊं कोर्ट का, जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन का ऑर्डर आया था, जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शन का ऑर्डर आया था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके कारणवश जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन लड़ाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन आया, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन आया, एंड इसी के कारणवश जम्मू एंड कश्मीर सेंटर से स्टेट बन गया, सेंटर के कंट्रोल से निकल के स्टेट बन गया पूरा पूरा फुल फ्लेज्ड, ठीक है। एंड जो सेंटर का पूरा पावर था सिक्योरिटी का वो चला गया स्टेट के हाथ पे, अंडरस्टूड। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न यहाँ पे जो ये रीसेंट अटैक हुआ, रीसेंट अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे 27 से लेकर 28 लोग जो है वो मारे गए, वो जो है इसी कारणवश हुआ, कोर्ट की गलती की वजह से। क्योंकि अगर सेंटर रहते वहाँ पे, सेंटर का फुल पावर रहता वहाँ पे, देन शायद सिनेरियो कुछ और रहता। उसमें उसमें सेंटर का चाहिए, क्यों चाहिए था मैं तुमको समझाता हूँ। अगर 10 साल भी ना कम से कम सेंटर का पूरा पावर रहता ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आतंकवादी वगैरह है ना वो पूरा क्लीन साफ हो जाता है, एकदम एकदम साफ करने के बाद उसको स्टेट घोषित कर दिया जाता, तब सही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन 10 साल तक कम से कम वो बहुत सेंसिटिव जगह है। एंड वहाँ के मिलिट्री भी उन्होंने बताया कि सर, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सर डू नॉट पुश अस, डू नॉट पुश ओवर द लाइन, क्योंकि अगर आप अपने एसी के कमरे में बैठ के जजमेंट सुना रहे हो, लेकिन हमको पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या होता है। सो आई डोंट थिंक एनी सुप्रीम कोर्ट जज विल बी गोइंग देयर एंड टेकिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एक्ट, अंडरस्टूड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Actus curiae name inum gravabit, अंडरस्टूड। गलती तो होता है, कोर्ट से भी गलती होता है। फिर देखो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले वो है एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसेट रिया। एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसेट रिया, इसका मतलब ये होता है कोई भी कार्य जहाँ पे गिल्टी थिंकिंग से अगर तुमने वो कार्य नहीं किया है तो तुमको सज़ा नहीं हो सकता, तुम गिल्टी नहीं हो। An act does not make a person guilty unless there is a guilty intention. जब तक कि ना तुम्हारे में कोई गिल्टी इंटेंशन हो, तुमने जो क्राइम किया है वो गिल्टी वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? वो गिल्टी वाला क्राइम है ही नहीं। ये जो है ना, ये क्रिमिनल लॉ में चलता है, क्रिमिनल लॉ में चलता है। क्यों, मैं तुमको समझाता हूँ। किसी ने सेल्फ डिफेंस पे किसी को मार डाला, किसी को सेल्फ डिफेंस पे किसी को मार डाला, किसी को मार डाला ना। अब हम लोग क्या देखेंगे? मेंस रिया देखेंगे। मेंस रिया का मतलब ही होता है एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसेट रिया। मेंस रिया का मतलब ही होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड ढूंढा जाता है क्रिमिनल एक्ट में। अगर तुमने क्राइम किया तो तुमने किस इंटेंशन से वो क्राइम किया वो ढूंढा जाता है। अगर तुमने किसी को कत्ल कर लिया तो ढूंढा जाता है कि तुमने किस इंटेंशन से कत्ल किया। अगर तुमने सेल्फ डिफेंस में किया तो तुम कैसे गुनहगार हो? तुम तो निर्दोष हो, तुमने गिल्टी माइंड से किया ही नहीं है। तो ये क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होता है। ये तुमको CS एग्जीक्यूटिव में भर भर के पढ़ने को मिलेगा। ये क्रिमिनल लॉ में एप्लीकेबल होता है। एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसेट रिया मतलब जो कार्य, जिस कार्य में तुमने, कोई भी कार्य जो तुम कर रहे हो वो अपने आप ही गिल्टी वाला कार्य नहीं हो सकता जब तक कि ना तुम वो गिल्टी इंटेंशन से करो। तो यहाँ पे गिल्टी इंटेंशन चेक किया जाता है। भले ही तुम किसी को मार डालो, वहाँ पे गिल्टी इंटेंशन चेक किया जाता है, मेंस रिया चेक किया जाता है क्रिमिनल क्राइम्स में, लेकिन सिविल में नहीं। सिविल में चेक नहीं किया जाता। सिविल के मतलब सर, सिविल मतलब पर्सनल रॉन्ग, किसी के साथ पर्सनल रॉन्ग हुआ है, इंडिविजुअल इंसान के साथ कोई गलती हुआ है, कोई गलत काम हुआ है, उसमें हम लोग हार्म नहीं ढूंढ, इसलिए हम लोग मेंस रिया नहीं ढूंढते।
गिल्टी माइंड नहीं ढूंढते। क्यों नहीं ढूंढते गिल्टी माइंड या फिर गिल्टी इंटेंशन क्यों नहीं ढूंढते? मैं तुमको बताता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, मैं तुमको समझाता हूँ। पकड़ ले कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है जो रास्ते से चल रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, रास्ते से चल रहा था, भेलपूरी खा रहा था, ठीक है, और रास्ते से चल रहा था, भेलपूरी खा रहा था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड एक ना फॉर एग्जाम्पल एक कार आई, एक कार, ठीक है, जो डिसबैलेंस होके इसके जो भेलपुरी का दुकान था उस पे जाके जो है वो क्रैश हो गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया और उसका भेलपुरी की दुकान पूरा टूट गया। समझे? यह है सिविल रॉन्ग, किसी इंडिविजुअल के ऊपर जो है कोई घटना जो सोसाइटी को हार्म नहीं करता। सोसाइटी को क्या हार्म, ये तो एक्सीडेंट हुआ। अब यहाँ पे पता पकड़ लो एक चीज, जिस कार ओनर ने इसको ठोका, मतलब इसकी दुकान को ठोका, इसका दुकान गिरा दिया, क्या वो कार ओनर जो है उसका गिल्टी माइंड चेक करेंगे हम लोग कंपेंसेशन लेने से पहले? नहीं। तुम्हारा गिल्टी इंटेंशन था नहीं था फर्क नहीं पड़ता, तुमको कंपेंसेशन तो देना ही होगा। तुमने जानबूझ के किया नहीं किया वो फर्क नहीं पड़ता, तुमको कंपेंसेशन देना ही होगा, तुमको भरपाई करना ही होगा, तुमको पैसा देना ही होगा सो दैट वो अपना स्टॉल फिर से बना पाए। ये होते हैं सिविल मैटर्स, ये होता है सिविल क्राइम। क्या ये समझ में आ रहा है? जानबूझ को किसको ठोक के तुम मार दिए तो वो होता है क्रिमिनल, ठीक है। फिर देखो एक्टस रियस का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, ये वर्ड का ही मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट। एडहॉक का मतलब होता है क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। याद रखना, एडहॉक कमेटी करके तुम पढ़ने वाले हो बहुत सारी जगह पे, एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी का मतलब, एडहॉक सिर्फ इसका ही मतलब समझो तुम, एडहॉक का मतलब होता है जो क्रिएट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और इसी के साथ अगर तुम कमेटी लगा दोगे, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी ये क्रिएट किया जाता है फॉर फॉर्म्ड टू एड्रेस अ स्पेसिफिक इशू, ठीक है, स्पेसिफिक इशू मतलब कोई स्पेसिफिक इशू या फिर पर्पस, इशू या फिर पर्पस के लिए ये फॉर्म किया जाता है आपका एडहॉक कमेटी, और ये टेम्पररी पर्पस के लिए होता है। और एक बार वो फॉर्म कर दिया गया, फिर वो काम खत्म हो गया, फिर उसको डिसॉल्व किया दिया जाता है। समझ में आ रहा है? एंड डिसॉल्व आफ्टरवर्ड्स। तो एडहॉक कमेटी क्या होता है? एक प्रकार का एडहॉक कमेटी एक प्रकार का टेम्पररी कमेटी होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है। एडहॉक का मतलब होता है क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। समझ में आ चुका है? एड आइडिम, एड आइडिम का मतलब समझाओ सर। एट द सेम पॉइंट इन अग्रीमेंट, एट द सेम पॉइंट इन एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है? सारे पार्टीज जो है ना वो म्यूचुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी अग्रीमेंट को, एट द सेम पॉइंट या फिर इन अग्रीमेंट, दोनों पार्टी इन अग्रीमेंट है, इसी का मतलब होता है एड आइटम। इन अग्रीमेंट या फिर सेम माइंड में चल रहे हैं पार्टीज रीचिंग अ म्यूचुअल अग्रीमेंट। पकड़ लो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो म्यूचुअल अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो क्या बन गए? एड आइटम। समझ में आ रहा है? चलो यहाँ पे लिखा भी है देखो, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज मस्ट अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एड वॉलरम। एड वॉलरम का मतलब होता है वैल्यू बेस्ड। क्या बताओ? वैल्यू बेस्ड, वैल्यू बेस्ड याद रखना हमेशा, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। जैसे कि ये हमेशा आपको टैक्स लॉ में देखने को मिलता है। टैक्स लॉ में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जितना तुम्हारा इनकम उसके ऊपर ही ना तुमको टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट, जितना तुम खाना खाएगा उसके ऊपर ही ना जीएसटी लगेगा रेस्टोरेंट में। समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये एसी नॉन एसी का तो अलग ही चक्कर है, एक है एसी एक है नॉन एसी। पता नहीं किसको पता है किसको नहीं पता है। नॉन एसी में खाना खाओगे तो जीएसटी 5% ही अलाउड है, एसी में खाना खाओगे तभी जाके 18% अलाउड है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैल्यू, मीनिंग अकॉर्डिंग टू वैल्यू, वैल्यू बेस्ड मतलब जो काम हो रहा है वो वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स का टैक्स लगना वो वैल्यू बेस्ड होता है, जितना तुमने इनकम कमाया उतना। कितना ब्यूटीफुल लगता है ये ब्लू वाला लाइट जो जलता है यहाँ पे। समझ में आ चुके सर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले वो है अल्यूनीड। अल्यूंडी, बताओ क्या अल्यूंडी? अल्यूंडी मतलब, अल्यूंडी मतलब फ्रॉम अनदर सोर्स, कहीं दूसरे सोर्स से। जैसे कि एविडेंसेस, अल्यूनीड मीन्स एविडेंस फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स। फिर है एमिकस क्यूरेई। एमिकस क्यूरेई क्या बात? देखो एमिकस क्यूरी, एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। बताओ क्या? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अच्छा सर कोर्ट का फ्रेंड कौन बनता है? कोर्ट का फ्रेंड कौन बनता है? कोर्ट का फ्रेंड बनता है कोई भी इंसान जो कोर्ट को हेल्प करे।
कोई भी इंसान जो कोर्ट का हेल्प करे। तो कोर्ट को हेल्प करने वाले लोग होते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट पकड़ ले, कोर्ट को हेल्प चाहिए किसी भी केस में, उसको फॉरेंसिक हेल्प चाहिए तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को हेल्प मांगेगा। तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट कौन है? फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू हेल्प विथ एक्सपर्टीज और इंसाइट ऑन अ कॉम्प्लेक्स इशू। फिर है एनिमस पॉसिडेंडी। एनिमस पॉसिडेंडी मतलब होता है एम टू पोजेस समथिंग। अगर तुमने एम किया टू पोजेस समथिंग, उसको कहा जाता है एनिमस पॉसिडेंडी, इंटेंशन टू पोजेस। इसी वर्ड, इसी सेंटेंस, इसी फ्रेज को कहा जाता है एनिमस पॉसिडेंडी, इंटेंशन टू पोजेस या फिर एज एम टू पोजेस समथिंग। समझ में आ रहा है? फिर ऑडी आल्टम पार्टम, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ऑडी आल्टम पार्टम, ऑडी आल्टम पार्टम का मतलब होता है हियर द अदर साइड, दूसरे साइड का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए दोनों साइड को सुनने के लिए। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए है यहाँ पे एंड यहाँ पे है पार्टी बी, दोनों कोर्ट में गए, पकड़ लो कोर्ट ने बी का सुना ही नहीं, कोर्ट ने बी का सुना ही नहीं, सिर्फ ए का सुना, तो ये तो सही नहीं है। हियर द अदर साइड का मतलब होता है कि दोनों साइड का सुनवाई होना चाहिए। A fundamental principle of natural justice, everyone deserves a chance to present their case before a decision is made against them. डिसीजन उनके अगेंस्ट में अगर कोई डिसीजन तुम पास कर रहे हो तो दोनों पक्ष को सुनना कोर्ट का जिम्मेदारी है। अब तुमको एक चीज़ यहाँ पे एक्सेप्शन बताता हूँ। एक एक्सेप्शन आता है जिसमें हम लोग कहते हैं एक्स पार्टे, एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है पता है? इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट। पकड़ ले, एक समझाता हूँ। कोर्ट, पकड़ ले कोर्ट में हियरिंग हुआ, ठीक है, कोर्ट में हियरिंग हुआ, तेरा केस चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट ने बुलाया तुमको 28 को आ जाना, 28 को आ जाना। 28 को ना तो तुम गए ना तुम्हारा वकील गए, और तुम कौन हो? तुम हो डिफेंडेंट, और प्लेंटिफ वहाँ पे खड़ा था, उसका वकील भी खड़ा था, लेकिन तुम ना तो तुम गए ना तो तुम्हारा वकील गया। तो होता क्या है कोर्ट में कि वकील नॉर्मली जाके बोल देता है कि सर मेरा क्लाइंट नहीं आ पाया, दिस एंड दिस रीज़न, इसके वजह से नहीं आ पाया, तो वो एडजर्न हो जाता है, ठीक है, टू अ नेक्स्ट डेट आ जाता है। एंड समझे? एंड अगर पकड़ लो तुम गए ही नहीं वहाँ पे, तो डिफेंडेंट अगर वहाँ पे नहीं गया, जो अपने आप को डिफेंड करेगा, उसको कहा जाता है एक्स पार्टे। तो उस समय पे जज क्या करता है पता है? जजमेंट सुना देता है इन द एब्सेंस ऑफ द डिफेंडेंट। क्या ये सही है? हाँ वो सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि तुम थे नहीं वहाँ पे, लेकिन अगर तुम वहाँ पे थे तो ये वाला रूल यूज होगा, ऑडी अल्टम पार्टम। ये एक्स पार्टे हम लोग देखने वाले नीचे में, टेंशन ना लो। बेनामी का मतलब होता है नेमलेस, ये सबको पता होता है सर। बेनामी का मतलब होता है नेमलेस। ये सबसे उम्दा तुमको देखने को मिलेगा बेनामी ट्रांजैक्शन जो तुम लोग पढ़ने वाले हो इन ECIPL, जो तुम्हारा CS एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट है। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ, जेन्युइन चीज़, ठीक है, वो है बोनाफाइड। नेक्स्ट है हमारा कैविएट। कैविएट का मतलब होता है अ कॉशन और वार्निंग रजिस्टर्ड विद अ कोर्ट। क्या बताओ? अ कॉशन और वार्निंग रजिस्टर्ड विद अ कोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिसीजन सुनाए तो द कोर्ट मस्ट नोटिफाई यू बिफोर टेकिंग एक्शन ऑन ए स्पेसिफिक मैटर मेंशन्ड इन इट, गिविंग यू अ चांस टू बी हर्ड। तुमको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या होता है कि तुमको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कोर्ट में बोलने का, और तुमको सुनने का अधिकार तुमको है। तुमको मतलब तुम जो बोलोगे वो सब लोग सुनेगा, ये अधिकार तुमको है। तो चांस टू बी हर्ड। अगर किसी भी स्पेसिफिक मैटर में कोई भी डिसीजन आ रहा है कोर्ट का, कोर्ट तुमको नोटिफाई करेगा। क्यों नोटिफाई करेगा? सो दैट तुमको चांस मिल पाए, तुम बोल पाओ अपने साइड से। उसको हम लोग कहते हैं कैविएट। नेक्स्ट होता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। ये जो लेट द बायर बी अवेयर होता है ना, ये तुमको SM में देखने को मिलेगा। SM जो तुम्हारा अभी CS एग्जीक्यूटिव का सब्जेक्ट आएगा, FMSM जो पहले था, लेकिन अब वो SM तो हट चुका है, अब सिर्फ है CAFM, ठीक, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे रहेंगे। कैविएट एम्प्टर वहाँ पे आपको देखने का मौका मिलता था। लेट द बायर बी अवेयर, ये होता है क्या, मैं तुमको समझा देता हूँ। लेट द बायर बी अवेयर का मतलब होता है, जो ये ना नॉर्मली क्या होता है कि गुड्स परचेस एंड सेल के ऊपर होता है। दुकानदार, जैसे कि तुम्हारे स्ट्रीट्स में दुकान वेंडर्स लगते हैं ना, तो तुम जो स्ट्रीट से चीज़ें खरीद रहे हो ना, स्ट्रीट से चीज़ें खरीद रहे हो, हमेशा याद रखना ये तुम्हारा ड्यूटी होता है कि तुम उस चीज़ को अच्छे से देख के बेचो, देख के खरीदो। समझ में आ रहा है? देखो, ट्रेडिशनली द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी एंड
सुटेबिलिटी ऑफ गुड्स बिफोर परचेसिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है कैविएट एम्प्टर। एक होता है कैविएट एक्टर। कैविएट एक्टर का मतलब लेट द डूअर बिहेवियर, लेट द डूअर बिहेवियर। डूअर बिहेवियर का मतलब होता है कि पकड़ ले तू ही है स्ट्रीट का वेंडर। नहीं नहीं नहीं, एक काम करते हैं, तुमको वेंडर नहीं, हम तुमको कंपनी बनाते हैं बड़ा वाला। तुम कंपनी हो, तुमको प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, लेकिन तुमने विदाउट प्रॉपर रिसर्च जो है ना, तुमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और तुमने विदाउट रिसर्च मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और जिसके कारणवश इफ़ द कंज्यूमर डज नॉट बाई, कंज्यूमर खरीद नहीं रहा है क्योंकि उसको चाहिए नहीं, तुमने बिना रिसर्च तुमने मार्केट में प्रोडक्ट खड़ा कर दिया। तो इफ़ द कंज्यूमर डज नॉट बाई, कंपनी कैन नॉट ब्लेम द कंज्यूमर। कंपनी कंज्यूमर को ब्लेम नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? द पर्सन टेकिंग एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो एक्शन ले रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है। क्या एक्शन सर? वही प्रोडक्ट बेचने का। ये एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाया मैंने, कैविएट एक्ट। नेक्स्ट आता है कैविएट वेंडिटर। कैविएट वेंडिटर का मतलब है लेट द सेलर बी अवेयर। सेलर बी अवेयर मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट होता है तुम्हारा कैविएट एम्प्टर का। कैविएट एम्प्टर का कंप्लीट ऑपोजिट होता है तुम्हारा कैविएट देखो, कैविएट एम्प्टर का पूरा ऑपोजिट होता है कैविएट वेंडिटर। क्या ये समझ में आ रहा है? कैविएट वेंडिटर मतलब लेट द सेलर बी अवेयर। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो गुड सेल कर रहे हैं वो सही हो, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस गुड के लिए। वो होता है कैविएट वेंडिटर। अब स्ट्रीट वाले प्रोडक्ट जो है वो कैविएट वेंडिटर नहीं होता है, वो कैविएट एम्प्टर होते हैं। तुम अगर स्ट्रीट से कोई सामान खरीद के लेकर जा रहे हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम शोरूम से सामान खरीदो, वो बन जाएगा कैविएट वेंडिटर, क्योंकि द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स दे सेल। ठीक है, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर आता है सर्ट्यूररी। सर्ट्यूररी एक रिट होता है। सर्ट्यूररी एक रिट होता है। ये रिट क्या होता है? ये क्वॉश कर देता है डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। कभी कभार क्या होता है ना कि जो लोअर कोर्ट्स होते हैं ना, लोअर कोर्ट्स वो इस प्रकार के डिसीजन पास कर देते हैं जो उनके उनके पावर में है ही नहीं। इतना बड़ा डिसीजन ये लोअर कोर्ट जो है ना वो पास ही नहीं कर सकते। तो हाई कोर्ट क्या करता है? उसका जो ऊपर में कोर्ट होता है उसको कहा जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या करता है? इस डिसीजन को क्वॉश कर देता है। ये जो लोअर कोर्ट ने जो भी डिसीजन पास किया ना उसको क्वॉश कर देता है। क्वॉश मतलब कैंसिल कर देता है। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको कहा जाता है सर्ट्यूररी ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा सिस्टवी के ट्रस्ट। अच्छा, ये जो QUE है ना, इसको हम लोग के प्रोनाउंस किए करेंगे। ठीक है, सिस्टवे के ट्रस्ट, इसका मतलब होता है बेनिफिशियरी, पर्सन हु इज एंटाइटल टू द बेनिफिट फ्रॉम अ ट्रस्ट। इसको ठीक है, पर्सन हु इज एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ ए ट्रस्ट, ये होता है आपका सिस्टवे क्वे ट्रस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। पकड़ ले 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 तेरा ग्रैंडफादर खानदानी रईस। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज जो ना ग्रैंडफादर ने सोचा अपने पोती के नाम को करके जाएगा। पोती का नाम है कंचना। कंचना के नाम का सारा प्रॉपर्टी करके चले जाएंगे, लेकिन कंचना अभी तक 18 साल हुई नहीं, तो कैसे उनके नाम का प्रॉपर्टी हो जाएगा? वो तो होल्ड कर नहीं सकते, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, ट्रांसफर हो नहीं सकता। क्या करेंगे? ट्रस्ट अपॉइंट करेंगे। क्या ये कंचना जो है इतना छोटी है, वो प्रॉपर्टी देखभाल कर सकती है? नहीं। तो वो क्या करेंगे? ट्रस्ट अपॉइंट करेंगे। अब जो ट्रस्ट में जो बैठते हैं उनको कहा जाता है ट्रस्टी। अब पता है ये ट्रस्टी कौन है? इन्हीं कंचना का मम्मी पापा, मदर एंड फादर। तो बोला गया है कि जब तक कंचना मेजॉरिटी में नहीं आ जाए, 18+ ना हो जाए, तब तक आप लोग इस प्रॉपर्टी को एज अ ट्रस्टी देखभाल करोगे। ठीक है, जैसे ही मेजॉरिटी में आ जाए ये कंचना को ट्रांसफ़र हो जाएगा। समझे? अब मेजॉरिटी हो सकता है या फिर 25 का एज लिख दे ग्रैंडफादर, ये उनकी मर्जी है। अच्छा, ये जो ट्रस्ट बनाया गया है किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है? कंचना के बेनिफिट के लिए ना। तो यही है पर्सन हु इज एंटाइटल्ड द बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट, उनको कहा जाता है क्विस्टी के ट्रस्ट। यही कंचना जो है यही है केस्टी, क्या बताओ? केस्टी या फिर सेस्टवी के ट्रस्ट। क्या ये समझ में आ चुका? फिर देखो कंसेंसस एडाइडम। का मतलब क्या होता है? कॉमन कंसेंट नेसेसरी है फॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर दोनों पार्टी तुमको अगर चाहिए कि दोनों पार्टी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में मिलके आए, दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो कंसेंसस एडाइडम इंपॉर्टेंट है। मतलब कॉमन कंसेंट, दोनों का कॉमन कंसेंट होना चाहिए, फिर ही जाके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल बनता है। बोथ पार्टीज शुड अग्री, बोथ पार्टीज अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फिर आता है कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोजिटिव एट ऑप्टिमा एट 40 लगे।
क्या बताओ सर, थोड़ा स्लो बताओ ना। कंटेम्पोरेनिया एक्सपोसिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा लेगे, एट फोर्टिसिमा लेगे। इसका मतलब होता है कि इंटरप्रिटेशन गिवन अराउंड द टाइम इट वॉज मेड। इसका मतलब मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, बोला जाता है कि जब लॉ बनाया गया है ना, पकड़ लो एक लॉ है जो 1960 का लॉ है, फॉर एग्जाम्पल 1960 का लॉ है। इसको अगर तुम 2025 में इंटरप्रेट करने जाओगे ना, तो शायद इसका इंटरप्रिटेशन तुम गलत कर लो। तो इसको सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्या करना चाहिए? सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमको सोचना चाहिए कि जिस वक्त ये लॉ बनाया गया उस वक्त ये सिचुएशन क्या था, ये लॉ क्यों बनाया गया, एंड कौन से केसेस को, कौन से मिस्चिफ को सप्रेस करने के लिए, कौन से क्राइम को कौन से क्राइम को बताओ क्या, कौन से क्राइम को जस्टिस दिलाने के लिए ये लॉ बनाया गया, वो हमको जानना होगा। वो एक बार हम लोगों ने जान लिए तो हम लोग प्रॉपर इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे, प्रॉपरली इस लॉ को 2025 में भी हम लोग लागू कर पाएंगे। अगर इसका मीनिंग ही मेरे को नहीं पता कि वो क्यों पास किया गया, तो वो कैसे हो पाएगा? तो यहाँ पे बोला गया है कि देखो, अ लॉ वॉज understood, how a law was understood and applied when it was first enacted is the strong indicator of the intended meaning। मतलब इस लॉ का क्या अर्थ है, वो आप कैसे लागू करोगे यहाँ पे, वो लागू इस प्रकार से करोगे कि तुम पता लगाओगे कि जब ये लॉ निकला, ठीक है, जब वो लॉ निकला वो तब वो वॉज मतलब पास्ट है ना, पास्ट टेंस, तब वो कैसे समझा गया था वो लॉ, एंड उसको कैसे अप्लाई किया था आप लोगों ने। यही होता है आपका कॉन्टेम्पोरेनी एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लगे। आगे देखेंगे हम लोग कॉर्पस डेलिस्टी। क्या बताओ कॉर्पस डेलिस्टी, क्या बताओ कॉर्पस डेलिस्टी। इसका मतलब होता है एविडेंस। अब ये जो एविडेंस होता है ना, मेन एविडेंस होता है, जैसे कि बॉडी वगैरह, बॉडी ऑफ द ऑफेंस, द कॉन्क्रीट एविडेंस दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड। तुम अगर किसी को बताओगे वहां पे मर्डर हुआ है, वहां पे मर्डर हुआ है, तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि मर्डर हुआ है? बॉडी होगा ना प्रूफ, डेड बॉडी होगा ना प्रूफ। तो इसी डेड बॉडी को हम लोग कहते हैं कॉर्पस डेलिस्टी। कॉर्पस डेलिस्टी, क्या ये समझ में आ रहा है? द मेन एविडेंस, द कॉन्क्रीट एविडेंस कि एक क्राइम हुआ है, उस कॉन्क्रीट एविडेंस को हम लोग कहते हैं कॉर्पस डेलिस्टी। जैसे कि इस केस में डेड बॉडी। फिर है साइप्रे। ये जो CYPRES है ना, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे साइप्रे, याद रखना साइप्रे। अब तुम अपने आप में सी प्रेस भी कह सकते हो, लेकिन साइप्रे कहना बहुत अच्छा होगा। ये ज़िंदगी में तुमको कभी कहीं पर भी काम नहीं आएगा, एग्जामिनेशन में भी नहीं आएगा, लेकिन करवा रहा हूँ मैं। एंड में ना जैसे कंप्लीट हो जाता है सब कुछ, मैं टिक करवा दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। मीनिंग एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकबल, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाए उतना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ। पकड़ ले कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका ओरिजिनल पर्पस जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट बना, जिस पर्पस के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बना, वो पर्पस इम्पॉसिबल पर्पस है। चैरिटेबल ट्रस्ट बना जुपिटर में जाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, क्या वो सही रहेगा? क्या ये पॉसिबल है जुपिटर में जाना? पॉसिबल नहीं है। तो कोर्ट क्या करेगा कि सिमिलर जितना प्रैक्टिकली नियरली पॉसिबल हो पाए, इसका जो है पर्पस जो है वो चेंज करेगा। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल पर्पस चेंज कर देगा। अ कोर्ट माइट अप्लाई द फंड साइप्रस टू अ सिमिलर रिलेटेड चैरिटेबल पर्पस। तो इससे सिमिलर रिलेटेबल चैरिटेबल पर्पस में वो कोर्ट जो है उसका पैसा वो लगा देगा साइप्रस। समझ में आ रहा है? एज नियरली एज मे बी प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल इसरो में डोनेशन करवा देगा, चंद्रयान का जितना भी मिशन वगैरह बचा है वो उसमें डोनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब जुपिटर तो पॉसिबल है नहीं, तो समझ में आ रहा है? जो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, जिस कारणवश तुमने ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, कोर्ट क्या करेगा, उस पर्पस को ही चेंज कर देगा एंड जितना नियरली पॉसिबल हो पाए वैसे पर्पसेस में लगा देगा। नेक्स्ट आता है डैमनम सिने इंजुरिया। टॉपिक है डैमनम सिने इंजुरिया। ये CS एग्जीक्यूटिव लॉ ऑफ टॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा। डैमनम सिने इंजुरी का मतलब होता है डैमेज हो जाना लेकिन विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि अगर तुमको डैमेज हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जब तक लॉ ना टूटे।
अगर लॉ टूटा तभी जाके तुम केस फाइल कर सकते हो, तभी जाके तुम सू कर सकते हो। तुमको डैमेज हुआ लेकिन लॉ नहीं टूटा तो तुम सू नहीं कर सकते, तुम केस फाइल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तुम रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ इसको कहा जाता है डैमनम सिने इंजुरिया। इसी का उल्टा होता है इंजुरिया सिने डैमनम। क्या होता है? इंजुरिया सिने डैमनम। उसका मतलब होता है इंजुरी होना, मतलब वायोलेशन ऑफ लॉ, वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज, विदाउट डैमेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर लॉ टूटा, वायोलेशन हुआ लॉ का, लेकिन डैमेज नहीं हुआ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम केस फाइल कर सकते हो। डैमेज से कुछ आता जाता नहीं है। लॉ टूटा नहीं टूटा उससे बात बनता है, ठीक है? उससे केस कर सकते हो नहीं कर सकते हो ये डिपेंड करता है। तो ये जो मैक्सिम है डैमनम सिने इंजुरी, इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। डैमेज हुआ जहां पे लॉ वायोलेट नहीं हुआ तो उस जगह पे तुम केस फाइल नहीं कर सकते, लेकिन अगर वायोलेशन हुआ लॉ का, डैमेज नहीं हुआ, तो उस जगह पे तुम केस फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज, जैसे कि ट्रेस पासिंग ऑफ लैंड। तुम किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस रहे हो, वायोलेशन हुआ लॉ का, लेकिन क्या उसको नुकसान हुआ, कुछ डैमेज हुआ? डैमेज तो हुआ नहीं, तो वो क्या हो जाता है? वायोलेशन ऑफ लॉ विदाउट डैमेज, जो कि है इंजुरिया सिने डैमनम, जहां पे केस फाइल करना पॉसिबल है, तुम्हारे ऊपर सू किया जा सकता है, सू किया जा सकता है। और एक एग्जांपल होता है डैमनम्स डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं डैमनम सिने इंजुरिया। डैमेज विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ का एग्जांपल है, पकड़ ले, दो दुकानदार है, ये दुकानदार ए, ये दुकानदार बी। दुकानदार ए ने 5 साल से काम कर रहा है, दुकान लगा के, रेडी लगा के सब्जी बेच रहा है। एंड दुकानदार बी जो है वो 1 महीने पहले आया, ठीक है? अब जो दुकानदार बी ए के सामने रेडी लगा रहा है, वहाँ बिजनेस कर रहा है, ठेला लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्या ए को नुकसान हुआ, डैमेज हुआ? हाँ सर हुआ। किस चीज़ का डैमेज हुआ? कस्टमर का डैमेज हुआ, फिर तुम्हारा प्रॉफिट, मॉनेटरी डैमेज हुआ। लेकिन क्या ये रूल टूटा कहीं से? क्या कहीं पे लिखा है कि तुम जहाँ पे दुकान करोगे वहाँ पे ये कोई और दुकान नहीं कर सकता? क्या इस प्रकार का कोई लॉ बना है? नहीं बना है। इसका मतलब यह है कि वायोलेशन ऑफ लॉ तो हुआ नहीं, विदाउट वायोलेशन ऑफ लॉ। लॉ तो वायोलेट हुआ ही नहीं, लेकिन डैमेज हो गया है। तो अगर आपको डैमेज हुआ है लेकिन लॉ वायोलेट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम केस फाइल नहीं कर सकते, तुम चाहे कुछ भी नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट। इन फैक्ट क्या होता है? इन फैक्ट, इन रियलिटी। डी ज्यूरी का मतलब होता है लीगली, बाय लॉ, लीगली बाय लॉ। डिनोवो का मतलब होता है रिन्यू करना। क्या करना? रिन्यू, RENEW, रिन्यू करना। टू मेक समथिंग न्यू, अन्यू, अफ्रेश, रिन्यू। समझ में आ रहा है? डिनोवो। अच्छा, डिहॉर्स ये फ्रेंच वर्ड है, इसको कहा जाता है आउटसाइड, फॉरेन टू, मतलब फॉरेन टू मतलब यहां का नहीं है, बाहर का है। डेल क्रेडे एजेंट, डेल क्रेडे एजेंट का मतलब ये होता है एन एजेंट हु गारंटीज द पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये होता है कि ए एक डेल क्रेडे एजेंट है, ये क्या कहता है? ये कहता है बी को, या फिर 1 जो है ये सेकंड को कहता है, 2 को कहता है कि अगर 3 पेमेंट नहीं कर पाया किसी भी रीजन की वजह से तो मैं पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? एन एजेंट, ए कौन है? ये नंबर 1 एजेंट है। ए हु गारंटी देता है, ये गारंटी देता है कि अगर 3 पेमेंट नहीं कर पाया, पेमेंट या फिर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, ये थर्ड वाला पार्टी अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो वो खुद कर देगा, ठीक है? एन एजेंट हु गारंटीज द पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ थर्ड पार्टी दे कॉन्ट्रैक्ट विद ऑन बिहाफ। तो गारंटी देने का मतलब क्या होता है? गारंटी देने का मतलब होता है कि अगर थर्ड पार्टी जो है वो तीसरा वाला पार्टी जो है अगर वो नहीं कर रहा है तो मैं ही कर दूंगा। इसका मतलब होता है गारंटी देना। अगर वो डिफॉल्ट करे तो मैं कवर अप कर लूंगा। क्या समझ में आ रहा है? डेल क्रेडे एजेंट। उसके बाद आता है हमारा डेलीगेट पोटेस्टस नॉन पोटेस डेलीगरी। इसका मतलब होता है अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। पकड़ ले, एक सिंपल चीज मैं तेरे को समझाता हूं। अगर ए के पास ऑथोरिटी है, डेलीगेशन का ऑथोरिटी है, डेलीगेशन का ऑथोरिटी मतलब किसी को काम पे लगवाना, ऑथोरिटी है, ठीक है? तो वो अगर बी को कोई काम दे रहा है, डेलीगेट कर रहा है वर्क, ठीक है? अ डेलीगेटेड पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड फर्दर। वो पावर बी जो है, बी के पास वो पावर नहीं होगा कि वो सी को डेलीगेट करे, ठीक है? इफ अ पर्सन गिव्स ऑथोरिटी टू पर्सन बी
पर्सन बी यूजली कैनॉट पास द ऑथोरिटी ऑन पर्सन सी विदाउट परमिशन। ए का परमिशन के बिना पास नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? पकड़ ले, ए के पास पावर है, ए के पास पावर है, ए के पास पावर है कि वो बी को किसी प्रकार का ऑथोरिटी देता है कि तुम्हारे पास ये ऑथोरिटी मैं दे रहा हूं। तो ये जो सेम ऑथोरिटी है ये सी को नहीं दे सकता बी, जब तक कि ना ए से परमिशन ले ले। इसको कहा जाता है डेलीगेट पोटेस्टस। देखो, डेलीगेट पोटेस्टस, नॉन पोटेस्ट डेलीगरी। समझ में आ चुका है? नेक्स्ट देखो, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेरी, मतलब डेलीगेटेड कैनॉट डेलीगेट, मतलब सेम है ऊपर वाला। अ डेलीगेटेड कैनॉट डेलीगेट, जिसको डेलीगेशन मिला है वो डेलीगेट नहीं कर सकता। सेम चीज है, मतलब ये बी को डेलीगेट मिला है, डेलीगेट किया गया है, तो बी फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। डिक्टम का मतलब होता है अनऑफिशियल, डिक्टम का मतलब होता है अनऑफिशियल, ठीक है? मतलब अगले जजमेंट सुनाने के समय ना जज जो है वो काफ़ी प्रकार से बात बोलता है, काफ़ी प्रकार के बातें बोलता है, लेकिन उसका जजमेंट एक फाइनल डिसीजन होता है। उसके अलावा भी वो बहुत कुछ रिमार्क्स देता है। तो वो जो अलग अलग रिमार्क्स देता है ना वो अनऑफिशियल होता है, वो स्टेटमेंट जो होता है वो एसेंशियल नहीं होता रूलिंग के लिए। पकड़ ले, जज ने जजमेंट दिया, बोला कि मैं तुमको 5,000 का फाइन देता हूँ, 5,000 का फाइन लगाता हूँ, तुम बहुत अच्छे बंदे हो। तो तुम जो ये अच्छे बंदे हो ये वाला मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अलग से स्टेटमेंट है, ठीक है? ये एक प्रकार का अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये ऐसे ही जज को लगा बोलने के लिए, तो वो बोला कि हाँ तुम अच्छे बंदे हो लेकिन तुम्हारे ऊपर फाइन। तो अच्छे बंदे हो बोल के तो उसको फाइन नहीं लिया, ऐसा तो नहीं है, फाइन तो लिया ना, तो उसका डिसीजन तो चेंज नहीं हुआ ना स्टेटमेंट की वजह से। तो वही बात है कि ये जो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स दिया जाता है इनको कहते हैं हम लोग डिक्टम, जो कि अनऑफिशियल होता है, वो एक्चुअल रूलिंग का कोई पार्ट नहीं होता। डज नॉट बट नॉट एसेंशियल टू द रूलिंग, एक्चुअल रूलिंग। फिर आता है अपना डाइस नॉन। डाइस नॉन का मतलब होता है अ डे ऑन विच वर्क इज नॉट परफॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल संडे, पब्लिक हॉलीडे, गांधी जयंती, फिर अपना इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मेरा बर्थडे। फिर डिस्पोनो, डिस्पोनो का मतलब होता है कन्वे लीगली, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मतलब लीगल एक्ट टू डिस्पोज या फिर ट्रांसफर प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फिर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, तो उसको कहा जाता है डिस्पोनो। लीगली तुम ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी, तुम अपने प्रॉपर्टी को लीगली किसी और को दे रहे हो, उसको कहा जाता है डिस्पोनो। क्या ये समझ में आ चुका है? फिर देखो एजस्डम जनरलिस जो है बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एजस्डम जनरलिस क्या कहता है? एजस्डम जनरलिस जो है ना कहता है कि अगर लॉ में किसी प्रकार का लिस्ट बताया गया है कि इस लिस्ट में कुछ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट के बारे में अगर बताया गया, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, फिर लीची, फिर टमेटो वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है, फिर तुम्हारा स्ट्रॉबेरी, फिर तुम्हारा और क्या है, बनाना, ठीक है? बनाना तो एक प्रकार का बेरी होना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है। तो ये क्या है? ये फ्रूट्स है। ये क्या है? फ्रूट्स है, FRUITS। पकड़ ले, लिस्ट के एंड में लिख दिया एक्सेट्रा, ठीक है? तो इस एक्सेट्रा में क्या क्या आएगा बताओ? इस एक्सेट्रा में सेम स्पीसी आएगा ना, फ्रूट ही तो आएगा ना, कि लायन टाइगर ले लोगे तुम, लायन टाइगर ऐसा आएगा क्या? नहीं ना, सेम स्पीसी का आने वाला है। इस ये जो ऊपर में पहले बताया गया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, सेम स्पीसी का, इसी को कहा जाता है एजस्डम जनरलिस, ठीक है? मीनिंग ऑफ द सेम काइंड होना चाहिए। थिंक इफ अ लॉ लिस्ट स्पेसिफिक थिंग्स, कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, ऐसे लिस्ट में लिखा है, एंड देन एड्स द जनरल टर्म एंड अदर व्हीकल्स। जनरल टर्म जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा लिख दिया ना, वहाँ पे लिखा है अदर व्हीकल्स या फिर अदर फ्रूट्स, पकड़ ले, ठीक है? अदर व्हीकल्स। तो द जनरल टर्म यूजुअली मीन्स थिंग्स ऑफ द सेम टाइप एंड स्पेसिफिक रिलेटेड वंस। यहाँ पे एरोप्लेन, बस, ट्रेन ये सब इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, समझ में ना, उसके स्पीसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। एरोप्लेन तो उससे रिलेटेड है नहीं, शिप्स तो उससे रिलेटेड है नहीं, समझ में आएगा? तो वो सारे नहीं आएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? ट्रेन तो रिलेटेड नहीं है। तो ऑफ द सेम काइंड या फिर ऑफ द सेम स्पीसी कह सकते हैं हम लोग, जो तुम आगे जाके पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में। तो ये एजस्डम जनरलिस क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग। स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग का मतलब, स्टॉपल क्या होता है कि मैं तुमको समझाता हूँ, बहुत ईजी है। स्टॉपल का मतलब होता है कि पकड़ ले, तूने ए को बताया कि सर, मैं बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, सर ये जो घर देख रहे हो ना आप, ये हमारा ही घर है, बहुत बड़ा हवेली है। पकड़ ले, ए ने बताया, किसको बताया? ए ने बी को बताया। किस इंटेंशन से बताया? इस इंटेंशन से बताया कि बी का जो बहुत सुंदर कन्या है उनके पास जो इनका सुंदर लड़की है, उनका विवाह जो है
वो ए के साथ हो जाए। इसको लेकर उन्होंने झूठ बोला कि ये प्रॉपर्टी उन्हीं का है। तो बी ने सोचा कि अच्छा चलो बहुत अच्छे घर के हैं, अच्छा पैसा है, मेरी बेटी जो है वो अच्छे से रह पाएंगी, ये सोच के उसने उसका शादी अगर फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर उनको पता चला अचानक कि नहीं ये तो इनका घर है ही नहीं। जब शादी का बात चल रहा था उनको पता चला कि ये तो उनका घर है ही नहीं, तो बी ने केस फाइल कर दिया ए के ऊपर। अब ए डिनाई नहीं कर सकता, ए डिनाई नहीं कर सकता कि इसने बी को कन्विंस किया कुछ झूठा चीज विश्वास करने। इफ यू मेक समवन बिलीव समथिंग इज ट्रू, जो कि वो ट्रू है नहीं, एंड दे एक्ट बेस्ड ऑन दैट बिलीव टू देयर डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मतलब तुमने किसी को विश्वास दिलाया कि ये जो घर है तुम्हारा ही है, और वो अपना ही अहित करने लग गए, डेट्रीमेंट खुद का ही अहित करने लग गए। कैसे अहित करने लग गए? उन्होंने अपना बेटी को तुमको परोस दिया, मतलब बेटी को तुमको दे दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो उन्होंने उनका बेटी तुमको दे दिया, ये उनका लॉस हो रहा है, राइट? उनका उनका अहित हो रहा है। अब लॉस प्रॉफिट ये सब तो सही टर्मिनोलॉजी नहीं है इस वाले एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मतलब भावना को समझो। सिर्फ ये समझो कि मैं बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वी है, विवाह जो है, ये तो लॉस हो जाएगा ना, मतलब इनका तो अहित हो जाएगा। अहित स्पेशल भाषा में बताऊं तो अहित हो जाएगा इनका। तो अहित हो रहा है क्यों? क्योंकि ए ने बी को विश्वास दिलाया कुछ जो कि सही नहीं है। इफ यू मेक समवन बिलीव समथिंग इज ट्रू एंड बी ने दे एक्ट बेस्ड ऑन दैट बिलीफ, बेस्ड ऑन दिस बिलीफ टू देयर डेट्रीमेंट, उनका अहित पे, उनका अहित के लिए वो लोग काम करें। तो वो तुम बाद में कोर्ट में ये कह नहीं सकते कि तुमने ऐसा नहीं किया। स्टॉप डिनाइंग, तुम डिनाई नहीं कर सकते, तुम डिनाई नहीं कर सकते कि तुमने झूठ बोला है। तुम ये डिनाई कर ही नहीं सकते। इसको कहा जाता है स्टॉपल, इसको क्या कहा जाता है? स्टॉपल, स्टॉपल। नेक्स्ट है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे मैंने तुमको पहले भी समझाया था। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टे का मतलब होता है अदर साइड एब्सेंट है। अदर साइड एब्सेंट मतलब जैसे दो पार्टीज होते हैं, एक होता है प्लेंटिव, दूसरा होता है डिफेंडेंट, दूसरा होता है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट अगर एब्सेंट हो जाए, डिफेंडेंट अगर एब्सेंट हो जाए, पकड़ ले डिफेंडेंट एब्सेंट हो गया, ठीक है, एब्सेंस हो गया, एब्सेंट हो गया तो कोर्ट चालू रहता है। ठीक है, वो जजमेंट सुना देता है विदाउट द डिफेंडेंट्स प्रेजेंट। प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी, उसको कहा जाता है एक्स पार्टी। कोई भी एब्सेंट है तो प्रोसीडिंग चल रहा है। पकड़ ले प्लेंटिव ही एब्सेंट है, जिसने केस फाइल किया वही एब्सेंट है। पकड़ ले, अगर जिसने केस फाइल किया वही एब्सेंट है तो केस को ड्रॉप किया जाता है, उसी वक्त केस को ड्रॉप कर दिया जाता है, क्योंकि उसने केस फाइल किया और वही अवेलेबल नहीं है, तो केस को क्या कर दिया जाता है? ड्रॉप कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब सिंपल मतलब ये होता है कि केस को, प्रोसीडिंग को चालू रखना विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है एक्सप्रेसियो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टरियस। इसका मतलब क्या होता है सर? अच्छे से समझाओ। इसका मतलब ये होता है एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। पकड़ ले, मैंने बताया कि मेरे क्लास में पकड़ ले 1000 स्टूडेंट है। अब इस 1000 स्टूडेंट को मैंने बताया कि सुन, ऑल द बॉयज स्टैंड अप, ऑल द बॉयज प्लीज स्टैंड अप, है ना, प्लीज स्टैंड अप, ऐसे मैंने बताया कि ऑल द बॉयज प्लीज स्टैंड अप। तो मैंने क्या बताया? मैंने मेंशन करके बताया, एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसली मैंने मेंशन किया सारे बॉयज को खड़े होने के लिए। ये क्या क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि सारी लड़कियां बैठी रहेगी, सारी लड़कियां बैठी रहेगी। क्या फिर लड़कियां भी खड़ी हो जाएगी? नहीं खड़ी होगी ना। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्रेसली बताया बॉयज। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसली अगर तुम कुछ मेंशन कर रहे हो तो वो इंप्लाई करता है कि जो तुमने एक्सक्लूड किया, जो तुमने मेंशन नहीं किया, वो तुम एक्सक्लूड कर रहे हो। जैसे यहाँ पे इस केस में मैंने गर्ल्स का मेंशन नहीं किया तो मैंने उसको एक्सक्लूड किया, तुमको खड़ा नहीं होना है। तो यही बात होता है एक्सप्रेस मेंशन वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। क्या समझ में आ चुका है? चलो, एक्सटर्पी कॉसा नॉन ऑटर। देखो क्या है एक्सटर्पी कॉसा नॉन ऑल्टर एक्टिव। ये इसका मतलब क्या होता है? नो एक्शन राइजेस फ्रॉम एन इलीगल और इमोरल कॉज। इलीगल एंड इमोरल कॉज। पकड़ ले, तू झूठ मूठ का केस कर रहा है, इलीगल केस कर रहा है, इमोरल कॉज के लिए तू केस कर रहा है, ठीक है। तो या फिर तेरा कॉन्ट्रैक्ट ही बहुत गलत कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुमको पकड़ ले, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी को परचेज करने के लिए, इंसान का परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो इंसान जिस इंसान के साथ तूने कॉन्ट्रैक्ट किया वो बोल रहा है कि वो बेचेगा नहीं तेरे को, तो क्या कोर्ट में जा सकता है? हाँ, इलीगल है भाई तेरा कॉन्ट्रैक्ट, इमोरल है, नहीं जा सकता। समझ में आ चुका है? फिर है फेट अकम्पली। फेट अकम्पली फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है अकम्प्लिश्ड फैक्ट। क्या होता है? अकम्प्लिश्ड फैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? अकम्प्लिश्ड फैक्ट। क्या होता है बताओ? अकम्प्लिश्ड फैक्ट। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट है फैक्टम
प्रोबेंडम इसका मतलब होता है फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू विच इज़ टू बी प्रूव्ड। फैक्टम प्रोबेंडम मतलब पकड़ ले, मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरा है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये फैक्ट है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, इसको प्रूव करना है, वही इसी को कहा जाता है द फैक्ट इन इशू विच इज़ टू बी प्रूव्ड। कौन सा फैक्ट इशू में है कि ये प्रॉपर्टी किसका है? फैक्टम प्रोबेनस, फैक्टम प्रोबेनस का मतलब होता है रिलेवेंट फैक्ट, जो मेन फैक्ट से रिलेवेंट होता है वो होता है रिलेवेंट फैक्ट। जो एविडेंसेस, जो रिलेवेंट एविडेंसेस होता है उसी को कहा जाता है रिलेवेंट फैक्ट। फिर होता है फैक्टम। अच्छा और अच्छे से समझाओ रिलेवेंट फैक्ट। पकड़ ले कोई केस चल रहा है रिगार्डिंग अकिल करना, ठीक है, किल से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, इसका रिलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है? वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा का, ये क्या हो सकता है? रिलेवेंट फैक्ट, इससे रिलेटेड है ना। कोई भी फैक्ट जो केस से रिलेटेड हो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटेड फैक्ट। फैक्टम का मतलब होता है बियॉन्ड ह्यूमन फॉरसाइट, मतलब फेट, एक्ट ऑफ गॉड, वही होता है फैक्टम, जिसको हम लोग कहते हैं फेट। समझ में आ रहा है? फेट, नसीब। फिर है फिराई न्यूटेरी, फिराई नेटेरी, फिराई न्यूटेरी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं फिराई ने ट्योराई, ठीक है, फिराई नेओटेराई। ये वर्ड्स ही कुछ ऐसे हैं, तुमको प्रोनाउंस ऐसे ही करना होगा। डेंजरस बाय नेचर, इसका मतलब होता है इट इज़ वेरी डेंजरस बाय नेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम पिटबुल लेके बैठे हो घर पे, ठीक है, तो पिटबुल क्या होता है? डेंजर है बाय नेचर, ठीक है। अगर उससे कोई डैमेज हुआ तो तुम बच नहीं सकते, यू हैव टू बी लायबल फॉर द डैमेज कॉस्ट। ओनर्स आर ऑफन स्ट्रिक्टली लायबल फॉर डैमेज कॉस्ट बाय देम। कौन सा? वाइल्ड एनिमल्स। फिर है फोर्स मेजोरी, फोर्स मेजोरी मतलब सर्कमस्टेंस बियॉन्ड वंस कंट्रोल, जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स मेजोरी, याद रखियो। फिर है जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, इसका मतलब होता है जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम, या फिर ओवरराइड स्पेशल थिंग्स। इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूँ जनरल थिंग्स का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाऊँ, कंपनीज एक्ट, COMPANIES, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट किन के लिए है? कंपनीज के लिए है। किनके लिए है? कंपनीज के लिए है। क्या कंपनीज एक्ट से रिलेट, कंपनीज बहुत प्रकार के कंपनीज हो सकते हैं। क्या एक चीज़ बताओ, बैंकिंग कंपनी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है। तो ये जो बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर लिस्टेड कंपनी है, इनके ऊपर कुछ स्पेशल रूल्स लगते हैं। जैसे अगर लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो कंपनी, उसके ऊपर सेबी लग जाता है, सेबी का रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाता है। अगर तुम्हारा बैंकिंग कंपनी है, फिर इंश्योरेंस कंपनी है, तुमको RBI का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाता है। तो तुम्हारे लिए स्पेशल रूल्स बनाया गया है। तुम नॉर्मल कंपनी नहीं हो, नॉर्मल कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट है। तुम अगर इस प्रकार के कंपनीज हो तो तुम्हारे ऊपर कंपनीज एक्ट प्लस स्पेशल रूल्स लगेंगे। तो जहाँ पे स्पेशल रूल्स बनाया गया हो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो हम नॉर्मल वाले लॉ को फॉलो नहीं करते, हम स्पेशल वाले लॉ को फॉलो करते हैं। पकड़ ले कंपनीज एक्ट में कोई कुछ लिखा है जो कि एक चीज़ लिखा है, एंड स्पेशल एक्ट में उनका कुछ और चीज़ लिखा है, तो हम लोग स्पेशल वाला जो लिखा गया है उसी को फॉलो करेंगे, नॉर्मल वाला स्पेशल को ओवरराइड नहीं करेगा। जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल थिंग्स, डू नॉट ओवरराइड द स्पेशल थिंग्स, इस बात का याद रखना। जनरल यहाँ पर क्या है? कंपनीज एक्ट, एंड स्पेशल क्या है? RBI का रूल्स एंड रेगुलेशन, सेबी एक्ट, ये सारे। फिर आता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस तुमने बहुत अच्छा खासा एक फिल्म भी देखा होगा, बहुत ब्यूटीफुल फिल्म है। इसमें क्या बताया जाता है, क्या दिखाया जाता है कि तुमने अगर इलीगली किसी भी इंसान को इम्प्रिजनमेंट में डाल रखा है, तुम इसको निकालो। इफ़ यू हैव द प्रूफ देन यू शो द प्रूफ कि उसका क्या उसने क्या क्राइम किया। अगर नहीं है तो तुम उसको अभी के अभी निकालो। तो ये है अरे डिमांडिंग दैट अ पर्सन बीइंग डिटेन टू ब्रॉट बिफोर द कोर्ट टू डिटरमाइन इफ द डिटेंशन इज लॉफुल और नॉट। तुमने अगर किसी को डिटेन कर रखा है तो तुम कोर्ट के सामने उस इंसान को लाओ, सो दैट हम लोग ये जान पाए कि तुमने जो डिटेन किया है वो सही करेक्टली डिटेन किया है कि नहीं, वो लॉफुली डिटेन किया है कि नहीं। ये क्या होता है, पुलिस का बहुत गुंडागर्दी होता है, वो लोग किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। तो तुम्हारा वकील क्या करेगा, रिट फाइल कर देगा, बोला कि अगर तुमने इसको डिटेन किया विदाउट एनी रीज़न, यू हैव टू शो द रीज़न नाउ। तो ये जो शो द रीज़न है, ये कोर्ट में जाके मामला जो है वो जाएगा। ये होता है हैबियस कॉर्पस। फिल्म है बहुत अच्छा, चेकआउट कर लियो। एंड हाइपोथिकेशन, इसका मतलब होता है पोजेशन स्टेज, पोजेशन स्टेज, जो भी तुमने पोजेस किया है वो तुम्हारे पास ही रहता है। प्लेजिंग समथिंग एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट बट द ओनर कीप्स द पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल तुमने बहुत कुछ देखा होगा, कार घर का अगर लोन ले रहे हो तुम,
तो तुम अपना कार जो है ना वो गिरवी रख देते हो। कार तुमने गिरवी रखा है लेकिन कार को तुम यूज़ ज़रूर करते हो, तुम उसका पोजेशन, तुमको बैंक पोजेशन, तुम्हारे पोजेशन से वो कार नहीं लेके जाता। अगर तुम डिफ़ॉल्ट करके घर का पेमेंट करने में तो कार पोजेशन में ले लिया जाता है। तो ये होता है हाइपोथेकेशन, जो इसका मतलब होता है ओनर कीप्स द पोजेशन, लेकिन वो प्लेज्ड है, मतलब प्लेज्ड मतलब गिरवी है। समझ में आ रहा है? फिर देखो इग्नोरेंटिया लेगिस निमिनम, इग्नोरेंटिया लेगिस निमिनम एक्सक्यूसेट मतलब एक्सक्यूजेस। इग्नोरेंट ऑफ द लॉ हैज़ नो एक्सक्यूज। अगर तुम लॉ के लिए इग्नोरेंट हो तो तुम्हारा कोई एक्सक्यूज हम लोग नहीं सुनेंगे। सर एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ वरना नहीं समझेंगे। सिंपल चीज़ समझ, तू अगर किसी भी स्टेट में जा रहा है, हर स्टेट में एक लॉ ऐसा नहीं है, हर स्टेट में कुछ अलग अलग नियम, कुछ अलग अलग कानून रहता है, क्योंकि उनके जियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ हिली एरिया से उस पर कुछ अलग नियम कानून लगता है। उसके अलावा कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया से जहाँ पे अलग कानून लगता है। तुम अगर उस जगह पे जा रहे हो, किसी भी जगह पे जा रहे हो, सेंसिटिव है नहीं है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम किसी भी जगह पे अगर जा रहे हो ये तुमको मान के चलना होगा, लॉ मान के चलेगा। तुमको उस जगह का नियम पता है। अगर तुमको नहीं पता है उस जगह का नियम तो वो क्या हो जाएगा, वो अगर तुम एक्सक्यूज़ दोगे लॉ के सामने कि सर मेरे को तो पता नहीं था ऐसा 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 ऐसा, तो वो हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि तुम इग्नोरेंट थे। यू कैन नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द लॉ, एंड एक्सक्यूज़ हम लोग नहीं सुनेंगे। उसके बाद आता है इम्प्रॉम्प्टू, जिसको हम लोग कहते हैं रेडी होना, रेडी, सॉरी ये वाला क्या होता है बताओ, रेडी, इन रेडीनेस। इम्पॉसी मतलब पॉसिबल है। इन लिमिनी इसका मतलब बिगिनिंग। इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, ये बहुत सिंपल मीनिंग है। इम्पर्सोनम, इम्पर्सोनम मतलब लॉ सूट, अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रहा है, तुम लॉ सूट फाइल कर रहे हो, उसी को कहा जाता है इम्पर्सोनम। फिर है इन रेम मतलब लॉ सूट अबाउट प्रॉपर्टी, अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द थिंग प्रॉपर्टी इटसेल्फ कंसर्निंग राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, मतलब कोई लॉ सूट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, उसी को कहा जाता है इन रेम, अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द थिंग प्रॉपर्टी इटसेल्फ। इन स्पीसीज, इन स्पीसी मतलब स्पेसिफिक आइटम। इन काइंड द स्पेसिफिक आइटम इटसेल्फ रिटर्निंग द एग्जैक्ट सेम ऑब्जेक्ट नॉट जस्ट इट्स मॉनेटरी वैल्यू। मतलब पकड़ ले, इन स्पेसी समझ में आ रहा है ना, स्पेसिफिक आइटम। तूने अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है कि वो स्पेसिफिक आइटम तुमको देना है, तो तुमको उसी स्पेसिफिक आइटम को देना होता है, ना कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू को। समझ में आ रहा है? अगर मैंने तेरे साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया कि तेरे को कोहिनूर लेके आके मेरे को देना है, तो अगर कोहिनूर लेकर नहीं आके दे पा रहा है तो हम लोग ये नहीं मानेंगे, हमको वही चीज़ चाहिए, स्पेसिफिक आइटम ही चाहिए। इंडिका का मतलब होता है सिंबल मार्क, इंडिका का मतलब होता है सिंबल मार्क, इंडिका का मतलब होता है सिंबल एंड मार्क, सिंबल एंड मार्क। इंजुरिया सीने डेमनो, इस ये तो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, तो ऊपर में हाँ जी बताओ, डेमनम सीने इंजुरिया, इंजुरिया सीने डेमनम एक्सप्लेन किया था, वो याद कर लेना, सिंपल चीज़ है। इन्यूंडो, इन्यूंडो मतलब हिडन मीनिंग एंड इनडायरेक्ट हिंट और सजेशन, इसको हम लोग कहते हैं इन्यूंडो, इन्यूंडो। ये जो आंख मार रहा है बंदा, देख रहे हो? तुमको क्या लगता है मैंने ये जो इमोजीज वगैरह डाल रखा है क्या मजाक में डाल रखा है? नहीं, ये बताता है ये लाइन वगैरह क्या कहना चाहता है, क्या ये समझ में आ रहा है? इन्यूएंडो मतलब हिंट देना, सजेशन देना, ठीक है, हिंट देना। इंटर अलिया, इंटर अलिया मतलब अमोंग अदर थिंग्स, अमोंग अदर थिंग्स, अमोंग अदर थिंग्स, अमोंग अदर थिंग्स। इंटर से अमोंग देमसेल्फ, इंटर विवोस बिटवीन लिविंग पर्सन, बिटवीन लिविंग पर्सन। फिर है इंटरेस्ट रिपब्लिक के उट फिट फिनिस लिटिम, इसका मतलब सर इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। इसका मतलब ये होता है कि लिटिगेशन स्टार्ट अगर हो रहा है तो वो एंड होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिटिगेशन स्टार्ट हो जाए वो एंड ही ना हो। समझ में आ रहा है? तो यही बात है, इट कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर, शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर, शुड नॉट गो ऑन फॉर एवर। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर देखो, इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन पावर, एंड अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है आउटसाइड द पावर। याद रखना, इंट्रा वायरस एंड अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है आउटसाइड योर पावर एंड इंट्रा वायरस का मतलब होता है विद इन योर पावर। फिर आता है इस्पो फैक्टो मतलब ऑटोमैटिकली, इस्पो फैक्टो मतलब ऑटोमैटिकली, बाय द वेरी नेचर, ऑटोमैटिकली। जस्ट इन पर्सोनम राइट, यह है राइट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्सन। जस्ट इन रिम, ये भी राइट है, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट राज, ठीक है। अच्छा, जस्ट इन पर्सोनम का मतलब होता है कि पर्सोनम, पर्सोनम मतलब पर्सन, अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन तुम्हारा राइट, एंड जस्ट इन रेम का मतलब होता है पूरा दुनिया के
सामने तुम्हारा जो राइट होता है वो राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम ट्रेडिशनल लॉ है ये, जस्ट नॉन स्क्रिप्टम जिसको हम लोग कहते हैं रिटन लॉ, कस्टमरी लॉ। ये तुम सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव में तुमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अनरिटन लॉ, कस्टमरी लॉ। अनरिटन लॉ मतलब, सॉरी ये अनरिटन है, याद रखना, रिटन नहीं है। अनरिटन मतलब जो कस्टम से बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ये लॉ लिखा नहीं है लेकिन ये ट्रेडिशन फॉलो होते जा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं जस्ट नॉन स्क्रिप्टम। नॉन स्क्रिप्टम मतलब नॉट रिटन, ठीक है, ट्रेडिशनल लॉ है। जस्ट स्क्रिप्टन मतलब रिटन लॉ, जस्ट स्क्रिप्टन ये है। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम मतलब नॉट रिटन, जस्ट स्क्रिप्टन मतलब रिटन लॉ। अच्छा, इसके बाद आता है लेक्स मार्काटोरिया, मतलब द लॉ मर्चेंट, द लॉ ऑफ मर्चेंट। लॉ ऑफ मर्चेंट का मतलब क्या होता है? मर्चेंट लॉ क्या होता है? मर्चेंट लॉ जो पहले हम लोग ट्रेड वगैरह नहीं करते थे, तो ट्रेड वगैरह करने में ना, जो शिप्स वगैरह में ट्रेडिंग वगैरह होता था, उसमें कुछ कुछ नियम बनाया गया, जिस नियम को आज भी हम लोग फॉलो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट लॉ, उसको हम लोग कहते हैं मर्चेंट लॉ। उसी को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे लेक्स मार्काटोरिया, द लॉ ऑफ द मर्चेंट्स, द लॉ ऑफ द मर्चेंट्स। देखो, historical body of rules and customs developed by merchants to regulate their dealings, regulate their dealings मतलब ट्रेड वगैरह करना, now largely incorporated into formal commercial law। ये अभी जो है वो, जो पहले हम लोग पुराने ज़माने में ट्रेडिंग करने में जो भी लॉ यूज़ करते थे ना, वो आज के ज़माने में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। लेक्स फॉरिस का मतलब होता है द लॉ ऑफ द फॉरम, मतलब कोर्ट का लॉ। नेक्स्ट आता है लिस, लिस मतलब लॉ सूट, लॉ सूट याद रखना, अ सूट कॉज ऑफ एक्शन। लिस पेंडिस मतलब पेंडिंग लॉ सूट। लिस्ट समझ में आ चुका है, तो लिस्ट पेंडिस तुमको एवं समझ में आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा देसी दिमाग लगाओ। लिस्ट मतलब अगर लॉ सूट है, पेंडिस मतलब पेंडिंग, खत्म बात। लिस्ट पेंडिस मतलब पेंडिंग लॉ सूट। फिर है लॉकस स्टैंडी, मतलब राइट टू सू, जो तुम्हारा राइट है सू करने के लिए, उसी को कहा जाता है लॉकस स्टैंडी। फिर है मालाफाइड, मालाफाइड मतलब इन बैड फेथ। इन बैड फेथ का मतलब क्या होता है सर? इन बैड फेथ का मतलब ये होता है कि तुम्हारा सही इंटेंशन ही नहीं था, बैड इंटेंशन था। मैंडमस मतलब ऑर्डर टू एक्ट, ऑर्डर देना एक्ट करने के लिए। वीक कमांड, ये कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तुमको कोई भी किसी प्रकार का पब्लिक ड्यूटी करने के लिए, वो होता है मैंडमस। फिर आता है हमारा मेंसिटी नेट्यूरी, मतलब हार्मलेस एनिमल्स। फिर है मेंसरिया, जो है गिल्टी माइंड, हम लोगों ने ऊपर में एक्सप्लेन किया था, एक्टस नॉन फेसिड रियमनिसी मेंसिटिया, याद है, वही है यहाँ पे मेंसरिया। फिर है मेस्ने प्रॉफिट, मेस्ने प्रॉफिट मतलब ट्रेसपासर्स अर्निंग, ट्रेसपासर्स अर्निंग, इसका मतलब होता है कि द रेंट एंड प्रॉफिट विच अ ट्रेसपासर हैज रिसीव्ड और मेड ड्यूरिंग देयर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ प्रेमाइस, दिस राइटफुल ओनर कैन क्लेम दिस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये है लैंड, ये बी का लैंड है, लेकिन बी यहाँ पे रहता नहीं है, बी रहता है यूके में। अब ए जो है उसको पता है कि बी यहाँ पे रहता नहीं है, ए ने क्या किया, इसके लैंड को भाड़े पे चरा दिया है, ठीक है। 5 साल तक भाड़े पे चरा दिया था, 5 साल इससे प्रॉफिट ले रहा था ए। अब जैसे ही बी आता है, देखता है कि ये भाड़े पे चरा है, 5 साल के लिए भाड़े पे चरा है, तो जितना भी प्रॉफिट ए को मिला, जितना भी पैसा ए को मिला, वो बी जो है वो अपना सकता है, वो बी जो है अपने नाम पे कर सकता है वो वाला प्रॉफिट। द राइटफुल ओनर कैन क्लेम दिस, कैन क्लेम व्हाट, द प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ये जो ए ने कमाया है ट्रेसपासिंग करके, ठीक है, ए अपना लैंड बता के जो कमाया है। फिर देखो मिस नॉर्मर, मतलब अ रॉन्ग नेम यूज्ड फॉर अ पार्टी इन अ लीगल डॉक्यूमेंट। उल्टा सीधा नाम लिख दिया तुमने लीगल डॉक्यूमेंट में, तुमने जो लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया वहाँ पे तुमने सही नाम नहीं लिखा। फिर है म्यूटेंटिस, म्यूटेंटिस म्यूटेंटिस मतलब होता है नेसेसरी चेंजेस, जितना नेसेसरी चेंजेस हो पाए उतना नेसेसरी चेंजेस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ। पकड़ ले, मैंने ये ड्रेस खरीदा, ठीक है, ये ड्रेस मैं पहन रहा हूँ, मेरा बॉडी का साइज़ है 5'11", पकड़ ले, और मेरा छोटा भाई का बॉडी का साइज़ है 6'2", ठीक है, 6'2" है। तो पकड़ ले मैं ये ड्रेस पहनता था, ठीक है, मेरी ड्रेस जो है वो पहनता था, एंड यही ड्रेस जो है मेरे भाई जो है वो पहनना चाहता है। क्या वो उसको होगा? नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा है, तो उसको क्या करना होगा, इसको ऑल्टर करना होगा या फिर कुछ एक्सटेंड करना होगा, नेसेसरी चेंजेस करना होगा। वही नेसेसरी चेंजेस को हम लोग कहते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसको तुम लागू करो अपने ऊपर, पहनो, लेकिन म्यूटेटिस मतलब चेंज करके, विद नेसेसरी चेंजेस इन पॉइंट ऑफ डिटेल। ठीक है, ये लॉ में भाषा में यूज़ होता है, ये तुम देखोगे फ्यूचर में। नॉसिटर एसोसिएट्स का मतलब होता है तुम्हारा नोन बाय इट्स एसोसिएट, भैया तुम्हारे एसोसिएट से पता चलता है कि तुम कौन हो। पकड़ ले, मैंने अगर लिस्ट दिया तुमको, लिस्ट में तुमको दे दिया तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, एस फॉर शोएब अख्तर, फिर पकड़ ले मैंने बताया कि MS धोनी, फिर मैंने बताया सेवक, ठीक है, फिर मैंने बताया
पकड़ ले विराट कोहली, ठीक है। एंड फिर मैंने बताया राइना। अब किसी को पता नहीं राइना क्या है। तो लॉ में अगर बहुत सारे वर्ड्स ऐसे लिखे हैं ना, और उसके बाद एक वर्ड आता है जो तुमको पता नहीं चलता और इंटरप्रिटेशन तुमको करना है, तुम क्या करोगे? तुम उसके एसोसिएट्स को देखोगे, ये सारे कौन थे? ये सारे तो क्रिकेटर थे, तो ये कौन रहेगा? ये भी तो एक क्रिकेटर ही होगा। इससे तुमको पता चलता है, लॉ इंटरप्रेट करने में मदद होता है। इसको इसलिए कहा जाता है अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट, वन इज नोन बाय हिज कंपेनियंस। जैसे बड़े बुजुर्ग नहीं कहते थे, तुमको तुम्हारे दोस्तों से पता चलता है कि तुम कैसे हो। क्या ये समझ में आ रहा है? The meaning of an unclear word in a statute or a contract can be figured out by looking at the words around it. By looking at the words around it. क्या ये समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा तो भैया भगवान कृष्ण भी तुमको नहीं समझा पाएंगे। नहीं समझा तो लेंगे, लेकिन मैं भी समझा लेता हूँ। देखो, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर कर लेना, क्लियर कर लेना। फिर है नोवेशन। नोवेशन का मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेसेस ओल्ड। अगर कोई ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है और तुम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तो ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सुपरसीड कर देगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देगा। ऑबिटर डिक्टम, इसका मतलब होता है अनऑफिशियल। ऑबिटर डिक्टम मतलब अनऑफिशियल, जो कि बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। ये सिर्फ ओपिनियन है जज का। जैसे मैंने तुमको बताया था, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमको 5,000 रुपये देना है फाइन के लिए, तो तुम्हारा ओपिनियन फर्क नहीं पड़ता है। इंसिडेंशियल ओपिनियन बाय द जज विच इज नॉट बाइंडिंग। फिर है ओनस प्रोबैंडी, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो पार्टी क्लेम करता है कोई भी चीज, उसके ऊपर रहता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तुमको प्रूफ दिखाना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? बर्डन ऑफ प्रूफ। अच्छा, पारी पासु मतलब इक्वल फुटिंग, इक्वली 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 इक्वली, इसी को कहा जाता है पारी पासु, ठीक है। फिर आता है पर इन क्यूरियम, मतलब थ्रो व्हाट ऑफ केयर, थ्रो वांट ऑफ केयर, थ्रो इन एडवर्टेंस अ कोर्ट डिसीजन गिवन इन पर इंक्यूरियम इज वन दैट फेल टू कंसिडर रिलेवेंट स्टैट्यूट और बाइंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? केयरलेस मिस्टेक। याद रखना, क्या? केयरलेस मिस्टेक। दो थ्रो वांट ऑफ केयर, थ्रो इन एडवर्टेंस अ कोर्ट डिसीजन गिवन पर, मतलब कोर्ट का जो डिसीजन आया वो केयरलेस डिसीजन था, ठीक है। पर इंक्यूरियम केयरलेस मिस्टेक था। समझ में आ रहा है? इज वन दैट फेल टू कंसिडर द रिलेवेंट स्टैट्यूट। फेल हो चुका था कि कोर्ट रिलेवेंट जो है स्टैट्यूट वो लागू करने में। स्टैट्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ। जो पार्लियामेंट में लॉ बनते नहीं है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैट्यूट। पर से मतलब बाई इट सेल्फ। परसोना नॉन ग्रेटा मतलब अनवेलकम पर्सन। ये एक एक वर्ड का ही, यही तुमको याद रखना है। फिर है प्राइमा फेसी, एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अ प्रेंडरी, मतलब राइट टू टेक फ्रॉम लैंड। राइट टू टेक फ्रॉम लैंड, क्या मतलब? राइट टू टेक फ्रॉम लैंड, इसका मतलब ये होता है अ राइट ऑफ ए पर्सन टू टेक समथिंग ऑफ अनदर पर्सनस लैंड। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर, मिनरल, फिश। क्यों सर? क्योंकि तुमने सेल किया। ये शायद तुमने टिम्बर सेल किया, शायद तुमने मिनरल सेल किया, शायद तुमने फिश सेल किया। तो तुमने सेल किया तो उसका राइट बनता है कि वो तुम्हारे लैंड से वो लेकर जाए। तो यही होता है प्रॉफिट प्रेंडरी। फिर है प्रो बोनो पब्लिको, मतलब फॉर पब्लिक गुड, पब्लिक के भलाई के लिए। फिर है प्रो फॉर्मा, मतलब डन अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटीज। फिर है प्रो राटा, जो तुम पढ़ते हो अकाउंट्स में करते रहते हो, इसको कहते हैं हम लोग इन प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है पोस्टरियो। पोस्टरियो का मतलब होता है रीजनिंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्व फैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस। जो भी तुम रीजनिंग करते हो ना, वो ऑन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। तुम जो ऑब्जर्व करते हो, जज के बारे में बताया जा रहा है। जज जो ऑब्जर्व करता है उसके एक्सपीरियंस के ऊपर जो भी वो रीजनिंग डालता है, जो रीजन बताता है, उसको हम लोग कहते हैं पोस्टेरियो। पोस्टेरियोरियो, याद रखना, ओरी, पोस्टेरियोरी, ठीक है। फिर है प्यूसनी मॉर्टगेज, मतलब सेकंड मॉर्टगेज। पहला मॉर्टगेज, उसके बाद सेकंड मॉर्टगेज। क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब बहुत सिंपल है। पकड़ ले, प्रिंसिपल है एंड उसका एजेंट। एजेंट ने अगर प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को बताया कि तू ये काम कर, तो अगर एजेंट वो काम कर रहा है तो ये हम लोग लॉ में मान के चलते कि प्रिंसिपल वो खुद वो काम कर रहा है। तुम अगर किसी दूसरे से वो काम करवा रहे हो, ये हम लोग मान के चलेंगे कि तुम ही वो काम कर रहे हो, क्योंकि वो दूसरा काम, ये काम अगर इलीगल एक्टिविटी है तो सिर्फ हम लोग तुम्हारे एजेंट को नहीं पकड़ेंगे, तुमको भी पकड़ेंगे। तुम ये नहीं कह सकते कि उसने किया मैंने नहीं किया, तुम्हारे डायरेक्शन पे किया गया है, ठीक है। कोई फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, याद रखियो। को वारंटो मतलब अथॉरिटी का चेक। बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, तुम्हारा क्या अधिकार, तुम्हारे कौन से अधिकार से तुम ये कर रहे हो। फिर क्वेटिमेट मतलब बिकॉज ही फियर्स एन एक्शन व्हाट टू प्रिवेंट अ रॉन्ग दैट इज फियर्ड। जो हुआ नहीं है लेकिन तुमको डर है कि ये हो सकता है,
इसके कारण कोई एक्शन लेना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वे टिमिट। फिर है क्विड प्रो क्यो, समथिंग फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के बदले कोई और चीज। द म्यूचुअल कंसिडरेशन जो हम लोग कहते हैं, बिजनेस में म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है, तुम सामान देते हो हम पैसा देते हो, उसको हम लोग कहते हैं क्विड प्रो क्यो। ठीक है। रेशियो डिसिडेंडी, बाइंडिंग रीजन। रेशियो डिसिडेंडी मतलब वो एक्चुअल फैक्ट, वो एक्चुअल रीजन जिसके वजह से वो डिसीजन आया, कोर्ट का डिसीजन आया, उसी को कहते हैं हम लोग बाइंडिंग रीजन। प्रिंसिपल और रीजन अंडरलाइंग ए डिसीजन, किसी कोर्ट के डिसीजन अगर आया, उसके पीछे वो अंडरलाइंग रीजन, मेन प्रिंसिपल रीजन क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं रेशियो डिसिडेंडी, प्रिंसिपल रीजन। ठीक है। फिर आता है रेस्ट जस्टे, मतलब सराउंडिंग फैक्ट्स। मेन फैक्ट्स के अलावा भी तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग फैक्ट्स। फैक्ट्स रिलेवेंट टू अ केस एंड एडमिसिबल इन एविडेंस, रिलेवेंट है केस से लेकिन वो मेन एविडेंट नहीं है, लेकिन हाँ उसके एविडेंट के आसपास ही ये भी एक प्रकार का एविडेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट जस्टे, सराउंडिंग फैक्ट। ठीक है। रेस्ट इस इप्सा लॉकिटर, मतलब स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये अपने आप ही बताता है कि तुम कैसे इंसान हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, अ रूल ऑफ एविडेंस वेयर नेग्लिजेंस कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द मेयर फैक्ट दैट एन एक्सीडेंट हैपेंड। मतलब अगर तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हुआ, पकड़ ले तू ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है और तूने किसी को ठोक दिया, ठीक है, तो तुम अगर बता रहे हो कोर्ट को सर ये मैंने मन मर्जी से नहीं किया, कोर्ट बताएगा तू अपने मर्जी से ही किया, तो वो पूछेगा कि कैसे सर, क्योंकि तू क्या था बताओ, तू नेग्लिजिएंट था। नेग्लिजिएंट पे हम लोग एक्सक्यूज नहीं दे सकते, हम लोग मान के चलेंगे कि तेरे को पता है कि तू इसको ठोकेगा क्योंकि तू नेग्लिजिएंट था। नेग्लिजिएंट गलती वो अलग चीज होता है, नेग्लिजिएंट कुछ और चीज होता है, इसको हम लोग कहेंगे रेस इप्सा लॉकेटर। फिर है रेस जुडिकाटा, जो केस सुनो अच्छे से, रेस जुडिकाटा एंड रेप सब जुडिस, याद रखना केस क्लोज का मतलब क्या होता है, जो केस ऑलरेडी हम लोगों ने किसी भी इंडियन कोर्ट में डिसाइड कर रखे हैं वो केस तुम दोबारा फाइल नहीं कर सकते। लेकिन तुम कहोगे कि सर फिर तो वो जो अपील वगैरह होता है, हाँ अपील रिवीजन ये सारा पॉसिबल होता है, लेकिन एक केस जो ऑलरेडी आप केस फाइल कर रहे हो वो दोबारा फाइल नहीं होगा, नए तरीके से फाइल नहीं होता, उसका अपील होता है, रिवीजन होता है। A matter once decided by a competent court cannot be re-ignited between the same parties, prevents endless lawsuit। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना कि अगर एक बार कोर्ट तुमने लड़े, तुमको पसंद नहीं आया डिसीजन, तो तुम बार बार, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे कोर्ट है, सब में जाके तुम केस फाइल करते रहोगे, ऐसा तो मतलब खत्म ही नहीं होगा लॉ सूट। इसलिए कहा जाता है कि तुम एक बार केस अगर लड़ रहे हो, लड़ चुके हो और उसका डिसीजन आ चुका है, उसके ऊपर तुम अपील करो, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लेकिन सिमिलर कोर्ट में तुम जाके नया केस के तौर पे वो सेम केस नहीं फाइल कर सकते। रेस सब जुडिस का मतलब होता है केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में, एक कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा है, तुम दूसरे कोर्ट में फिर से चले गए सेम केस लेकर, वो पॉसिबल नहीं है। मैटर अंडर कंसिडरेशन बाय कोर्ट, अ रिलेटेड केस कैन नॉट बी फाइल्ड इन अनदर कोर्ट वाइल द फर्स्ट वन इज पेंडिंग, याद रखियो। फिर है रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब प्रिंसिपल लाइबल रहेगा, प्रिंसिपल हमेशा लाइबल रहेगा, इस वर्ड का ही मतलब होता है प्रिंसिपल लाइबल। रिस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब प्रिंसिपल इज लाइबल। रूल निसी अनलेस चैलेंज्ड। सीनिटर मतलब नॉलेज ऑफ रिस्क, नॉलेज ऑफ रिस्क का मतलब ये होता है कि तुम कोई काम कर रहे हो और तुमको पता है कि इसमें रिस्क है, तो तुम उस रिस्क को करने के बाद अगर तुम्हारा डैमेज वगैरह हुआ तो तुम क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तुमको पता है क्या होगा, वो सेम ही है, यहां पर भी सेम है। साइंटिट वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ये भी सेम है। नोइंगली टेकिंग द रिस्क कांट कंप्लेन आफ्टर डैमेज, याद रखना, तुम नोइंगली जानबूझ के तुम रिस्क ले रहे हो, उसके बाद अगर डैमेज तुमको हुआ तो कंप्लेन नहीं कर सकते। स्कैरी फेसेस का मतलब होता है कॉज टू नो, मतलब कॉज टू नो मतलब अ रिट रिक्वायरिंग द पर्सन इट्स सर्व्ड ऑन टू शो कॉज वाई अ रिकॉर्ड शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड और वेकेटेड। इसका मतलब ये होता है, कोर्ट को ना, कोर्ट को अगर कोई भी जजमेंट जो है वो अगर इन्फोर्स करवाना है, कोर्ट को कोई जजमेंट देना है, या फिर कोर्ट वो वाला केस उसको वेकेट कर देना है, कैंसिल करवा देना है, तो तुमको अपॉर्चुनिटी देना होगा कोर्ट को। शो कॉज वाई अ रिकॉर्ड लाइक अ जजमेंट शुड नॉट बी इन्फोर्स्ड, तुमको बताना होगा कोर्ट को कि क्यों वो कोर्ट ये इन्फोर्स ना करे, क्यों ये जजमेंट जो जज ने पास किया वो इन्फोर्स ना करे, ठीक है। या फिर जज ने अगर डिसाइड किया उसको वेकेट कर देने के लिए, उसको कैंसिल कर देने के लिए, तो क्यों ना करे, तुम बताओ मुझको कि क्यों ना करे, हम कौन है, हम है कोर्ट। कॉज टू नो, ठीक है।
स्कैरी फेसेस। फिर है सिने डेई, सिने डेई किस कहेंगे हम लोग को, सिने डेई, इसका प्रोनाउंसिएशन सिने डेई होगा, डाई नहीं होगा, डेई होगा। इनडेफिनेट एडजर्नमेंट, इनडेफिनेट एडजर्नमेंट इसका मतलब होता है विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड एडजर्निंग ए मीटिंग और केस सिने डे मीन्स विदाउट सेटिंग अ डेट टू रिज्यूम, तुमने एडजर्न किया, पोस्टपोन किया, लेकिन डेट फिक्स नहीं किया। फिर है सिने क्वा नॉन, एसेंशियल कंडीशन, समथिंग एब्सोल्युटली जो एसेंशियल है उसको हम लोग कहते हैं सिने क्वा नॉन, बहुत एसेंशियल है, मेरे लाइफ में मेरी मम्मी बहुत एसेंशियल है, मेरी लाइफ में मेरी मम्मी सिने क्वा नॉन है, मतलब एब्सोल्यूट एसेंशियल है। सिटस लोकेशन, सिटस का मतलब होता है लोकेशन, पोजीशन, सिचुएशन, लोकेशन, ठीक है। फिर आता है स्पीच सक्सेनियस, सक्सेसिनियस, स्पीच सक्सेसिनियस मतलब चेंज ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस, एक से दूसरे के पास कोई प्रॉपर्टी जाना या फिर कुछ भी जाना, वो ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस, उसी को कहते हैं हम लोग स्पीच सक्सेनियस। फिर आता है स्टेरिडिसाइज मतलब फॉलो प्रेसिडेंट, लेट द डिसीजन स्टैंड, लेट द डिसीजन स्टैंड मतलब क्या होता है, मैं तुमको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो होता है क्या है कि कोर्ट कभी कभार अगर किसी केस में डिसीजन सुना देता ना, हाई कोर्ट ने किसी केस में डिसीजन सुना देता है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने किसी केस में डिसीजन सुनाया, अगर वो सिमिलर केस मद्रास हाई कोर्ट में हो रहा है तो बोला जाता है कि जो डिसीजन पहले ले लिया है उस डिसीजन को तुम लागू करो। ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है कि तुमको लागू करना ही होगा, लेकिन उसको फॉलो करो जितना हो पाए, सो दैट क्या होगा कि अलग अलग कोर्ट में अलग अलग डिसीजन नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है ना। फिर स्टेटस क्वो मतलब करंट स्टेट, स्टेटस क्वो मतलब ये होता है करंट स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट। स्वी जुडिस का मतलब होता है माइनर हु बिकेम अ मेजर, माइनर जो अभी मेजर हुआ है उसको हम लोग कहते हैं स्वी जुडिस, ठीक है। ऑफ हिज ओन राइट, अ पर्सन कैपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स नॉट अंडर लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है। मतलब तुम मेजर हो तो तुम्हारे पास पूरा राइट है कि तुम अपने अफेयर्स को तुम खुद मैनेज करो, तुम्हारा कोई लीगल डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी होता तो कौन होता, माइनर लीगल डिसेबिलिटी होता, क्योंकि तुम माइनर हो, लीगली डिसेबल हो, तुम कर नहीं सकते अपना सूट अपना फाइल नहीं कर सकते, तुम अपने जितने भी अफेयर्स है वो तुम अपने आप मैनेज नहीं कर सकते, लॉ अधिकार नहीं देता तुमको चाहिए होगा तुम्हारा गार्जियन। लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो कोई माइनर जो मेजर बन चुका है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो अपने मैनेज करेगी अपने खुद के अफेयर। सुओ मोटो का मतलब होता है स्पॉन्टेनियसली, खुद की मर्जी से। अच्छे से समझाओ तुमको तो खुद की मर्जी से, ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन मोशन, खुद की मर्जी से। सुप्रा सी अबफ मतलब अबफ, सुप्रा मतलब ऊपर देखो। फिर है सुप्रीसियो वेरी, ट्रुथ सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ का सस्पेंड हो जाना। कैन बी ए फॉर्म ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। टॉटम का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, जो टॉट कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे तुम लोग। फिर ट्रावैक्स प्रिपराटोरियस, ट्रावैक्स प्रिपराटोरियस लेजिस्लेटिव हिस्ट्री मतलब प्रिपेरेटरी रिकॉर्ड, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स लाइक कमेटी रिपोर्ट, जो पहले रिपोर्ट वगैरह बन चुका है, पहले रिकॉर्डिंग्स जो है वो बन चुका है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रावैक्स प्रिपेरेटोरिस, वो जो पहले बन चुका है, जैसे कि डॉक्यूमेंट ऑफ कमिटी रिपोर्ट्स, प्रिपरेटरी रिकॉर्ड्स, लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड्स। ओवर में फिडी का मतलब अटमोस्ट गुड फेट, जितना हो सके ऑफ द अटमोस्ट गुड फेट। सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, याद रखना कोई भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम अपना पूरा गुड फेथ से तुम काम करते हो, मतलब जो तुमको सच बात बोलना है तुम पूरा सच बात बोलते हो। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में तुम कुछ छुपा नहीं सकते, तुम अगर छुपा रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर उबी जुइस इम्बी रेंडियम मतलब वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी, अगर तुम्हारा राइट है तो तुम्हारा रेमेडी भी होगा डेफिनेटली। अल्ट्रा वायरस जो मैंने तुमको बता दिया है तुम्हारे पावर के बाहर। उसके बाद आता है यूसुफ फ्रैक्चुरी मतलब यूज नॉट नोन, इसका मतलब ये होता है कि तुम यूज तो कर रहे हो प्रॉपर्टी अपने ही प्रॉफिट के लिए, लेकिन इसका ओनरशिप तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है। फिर यूटलेट पेंडेंट निहिल इनरोवर्टर मतलब नो चेंजेस ड्यूरिंग लॉ सूट, मतलब नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग लिटिगेशन कंसर्निंग द मैटर इन डिस्प्यूट। अगर मैटर डिस्प्यूट में ऑलरेडी है और लिटिगेशन चल रहा है कोर्ट में तो कोई नया चीज इंट्रोड्यूस मत करो अभी। उट्रेस मैचेस वैलिड कंपैरेट मतलब उट्रेस मैचेस वैलिड कंपैरेट का मतलब होता है द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्टिट्यूट सो एज टू गिव ए सेंसिबल मीनिंग और रीजनेबल मीनिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट मतलब क्या, रिटन लॉ, पार्लियामेंट में जो भी लॉ पास होते हैं सारे स्टैट्यूट्स है, पकड़ ले। अब ये जो स्टैट्यूट्स है तुम उसको इंटरप्रेट करोगे, उसका मतलब समझने अगर जाओगे, ठीक है, तो याद रखना
मतलब इस प्रकार से निकालना है जिससे सेंसिबल मीनिंग हो, रीजनेबल मीनिंग हो, उल्टा सीधा मीनिंग नहीं निकाल सकते तुम, ठीक है। उटरस मैचेस वैलिड कंपेरेट, दैट मेक्स सेंस। उस प्रकार से तुम उसको इंटरप्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना। वाइस वर्सा मतलब तो तुमको पता है, ऑपोजिट वे। फिर है विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मेंटिबस जुरा सबविनियंट, मतलब द लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट, मतलब जो, देखो सिंपल चीज है, जो अपने लॉ बहुत लेजी है उसको लॉ हेल्प नहीं करता, जो बहुत एक्टिव है, जो विजिलेंट है, जो उसको पता है कि क्या कौन से टाइम पे करना है, लॉ उसी का मदद करता है। क्या ये समझ में आ रहा है? तुम अगर लेजी हो, बैठे हो, स्लम्बर हो, लेजी हो, तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ही छोड़ दिए, तुम्हारे राइट को तुम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुम लेजी हो, तुम कह रहे हो छोड़ दे करके, तो बाद में अगर जाओगे तो लॉ हेल्प नहीं कर पाएगा तुमको। विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, जो भगवान का काम होता है। फिर लास्ट में जो हमारा लास्ट है वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, मतलब डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन, मतलब तुमको अगर डैमेज हो रहा है और तुमने कंसेंट दिया, तुमने बोला तुम्हारे मम्मी को हाँ मम्मी थप्पड़ मारो, मम्मी ने तुमको थप्पड़ मार दिया, तुमको हो गया डैमेज, लेकिन तुमने कंसेंट दिया ना कि हाँ मम्मी मारो, तो उससे कोई भैया, तुम्हारा अगर कंसेंट दिया तुमने और तुमको डैमेज हुआ तो फिर तुम कोई केस वगैरह नहीं कर सकते, कॉज ऑफ एक्शन नहीं बनता उस पर, ठीक है, तुम केस वगैरह नहीं कर सकते मम्मी के ऊपर। क्या ये समझ में आ रहा है? इसी के साथ ये पूरा जो है जितने भी लीगल मैक्सिम वगैरह है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है नीचे वाले आइटम को देखने वाले। नीचे वाला आइटम है हमारा लीगल रीजनिंग, जो भी हम लोग क्वेश्चन वगैरह है वो यहाँ पे देखने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, ये वाला लीगल प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, आर्टिकल 19, तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये लीगल क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग अच्छे से करेंगे। आज के वीडियो में इतने भाई मेरे, जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब टू चैनल, एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आज की वीडियो में इतना भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बवाल वाला मैराथन होगा, CA CET तुम्हारा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। मे वाला एग्जामिनेशन ऐसे होगा सारे बच्चे पास होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लीगल वाला तो भैया टेंशन ही मत लो। थैंक यू भाई।